धनतेरस में ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे ये कहा जाता है कि अगर आप कोई धातु खरीदते हैं तो आपके पास धन की वर्षा होती है। जब हम अपने पास्ट के जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रेजेंट फ्यूचर पूरा का पूरा जो हम पैदा हुए थे उस अकॉर्डिंगली ही चलते रहेंगे। कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास बार बार जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि क्या डॉक्टर के पास आप लाइफ में एक बार जाते हैं? आपको बार बार जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी आपका समय बदलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप अपने ज्ञान चक्षु से हमें ये बताएं कि क्या वाकई जो बातें आज बहुत ज्यादा चर्चा में है कि मोक्ष का द्वार खुल चुका है और आने वाला जो समय है वो बहुत ही रोबोटिक होने वाला है। लोगों के अंदर अब इमोशंस नहीं रहने वाले हैं, वॉर होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरे विश्व का परिवर्तन निर्धारित है, लेकिन ये कहना कि ये अंत की ओर जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 2027 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कलयुग के सिम्टम्स भी दिखने लग गए हैं, लोग प्यार से दूर जा रहे हैं, रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बिजनेस में मंदी आ रही है। 2025 को कहा गया था मंगल का साल। 2026 किस ग्रह का साल है? कुछ चीजें अपने चरम पे आके खत्म होकर नया रूप ले लेंगी, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, लोगों की नेम फेम के प्रति अधिक रुचि देखने को मिलेगी। रिश्तों को लेकर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एक्सेस, रेकी, इनके क्या रोल्स हैं? एक साथ बैठ के भोजन करते थे, बहन बुआ बेटी घर में आती जाती रहती थी, मामा आते रहते थे, बच्चे नाना नानी के जाते रहते थे। ये क्या था? रिश्ते थे। लेकिन अगर हम इसी रिश्तों को हकीकत में देखें तो यही सब प्लैनेट से है। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे हर प्लैनेट कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट। तो विवाह का, कंपैटिबिलिटी का एस्ट्रोलॉजी से इतना गहन रिश्ता है कि अगर हम कंपेयर नहीं करें दोनों के चार्ट्स को तो क्या डिवोर्स निश्चित है? नमस्ते अखिल जी, कैसे हैं? राधे राधे। मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। और आज के इस शुभ दिन पर आपका आगमन हुआ, धनतेरस वाले दिन, तो शुरुआत धन से ही करते हैं। आपका परिचय किस भाव में दूं ये तो समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, रेकी हीलर भी हैं, वास्तुशास्त्र भी हैं, एंड उसके अलावा आपने बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ भी सीखी हुई है। तो अखिल जी, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि धनतेरस में ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे ये कहा जाता है कि अगर आप कोई धातु खरीदते हैं तो आपके पास धन की वर्षा होती है? क्या धातु खरीदने से धन की वर्षा होने का कोई संबंध स्थापित है? नंबर 1। और अगर कोई सोना चांदी खरीद ही सकता है, यानी उसके पास पर्याप्त पैसे हैं तभी तो वो खरीद पा रहा है, तो फिर हम इस इल्यूजन में कह लीजिए या इस विश्वास में, बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं कि धनतेरस वाले दिन अगर हमने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, स्टील के बर्तन खरीद लिए तो हमारे पास धन की देवी खुश होकर और वर्षा करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के पीछे का मर्म क्या है? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि अगर हम पुराने समय में देखें तो धन को धान्य से कंपेयर किया जाता था, जिसका मतलब था राइस, आपकी वीट, आपकी दालें, क्योंकि भोजन से बड़ा धन पहले के समय में कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे हम समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव देखते हैं, ये आज की परिभाषाएं वही हैं। सोना लेना, चांदी लेना, क्योंकि जब कोई धनतेरस का वार है तो ऐसा तो कुछ ना कुछ है कि कार्तिक मास की इस त्रयोदशी में नक्षत्रों का कुछ ऐसा संबंध बनता है कि जिसमें कुछ भी खरीदने से वो शुभता लाता है, वो लाभ भी लाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सोना चांदी खरीदेगा तो ही लाभ होगा। इस दिन अगर सबसे पहले चीज देखी जाती है तो हल्दी की गांठें, क्योंकि धनतेरस बनाई क्यों जाती है? ये वो त्योहार है जिस दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी का आगमन हुआ था अमृत कलश को लेकर। तो यानी कि इस दिन जो भी आप आयुर्वेदिक औषधि खरीदते हैं या आप आयुर्वेदिक औषधि का लेना आरंभ करते हैं तो वो आपको अत्यधिक ज्यादा लाभदायक होता है। अब हम आते हैं प्रोस्पेरिटी की बात पे। तो अगर हम सोने की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बृहस्पति को दर्शाता है। हम चांदी की बात करें तो वो चंद्रमा को दर्शाता है। चावल की बात करें तो वो भी चंद्रमा को दर्शाता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम आज बृहस्पति की चीजें, चंद्रमा की चीजें
का अगर हम क्रय विक्रय करते हैं, उनको अपने घर लेके आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें लाभ अवश्य देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाएंगे तो ही लाभ देंगे, ये दिन ही लाभ के लिए है। अच्छा, मतलब आप लाएं चाहे नहीं लाएं, लेकिन अगर आप मैं कहता हूं चाहे आप 1 किलो चावल ले आए, हाँ, आप 6-7 हल्दी की गांठें ले आए, अच्छा, अगर आप सोना चांदी नहीं भी ला सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी आसमान छूते जा रहे हैं, और वह हकीकत में देखा जाए तो सभी व्यापार अभी मंदी की ओर जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं आप अगर सोना नहीं ला सकते, चांदी नहीं ला सकते, तो कम से कम साबुत धनिया ले आइए, चावल ले आइए, हल्दी की गांठें ले आइए, जो हमारी पारंपरिक चीजें थी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो अगर हम झाड़ू ले आए, चावल ले आए, धनिया ले आए और हल्दी की गांठें ले आए, तो वो भी अपने आप में पर्याप्त धनतेरस है। दैट इज वेरी नाइस। और यदि आप सक्षम हैं तो आप सोना लाइए, चांदी लाइए, फिर जो भी आपकी इच्छा करे वो लाइए। वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आज हम किसी भी विधा की बात करें, चाहे वास्तु की बात करें, चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करें, या चाहे अन्य किसी विधा की बात करें, जहां हम कोई नंबर बोलते हैं, जहां हम कोई दिशा बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसकी गणना किसी ना किसी फॉर्म में उस प्लेनेट से की जाती है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उस प्लेनेट की होती है। यानी कि अगर हम वास्तु में कोई दिशा में परिवर्तन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमारी दशा में परिवर्तन करेगा, और अगर हमारी कोई दशा परिवर्तित होती है और उसी समय पे हमारी उस वास्तु के स्थान पर कोई दोष होता है, तो वो उसकी पीड़ा हमारे लिए 2 गुनी ज्यादा हो जाती है। तो दोनों का एक अटूट संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं। यानी कि अगर हमारी दशा खराब चल रही है तो उसका कारण दिशा है, लेकिन अगर हम अपनी दशा बदलने के लिए किसी भी विधा का प्रयोग करते हैं, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज को फॉलो करते हैं या हम रेकी को फॉलो करते हैं, कोई भी विधा करते हैं, तो दिशा के अनुरूप जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसकी परिस्थिति में हम समन्वय ला सकते हैं, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही यानी होगा? कि हम दशा पे काम करें या दिशा पे काम करें, दोनों ही कहीं ना कहीं जो हमारी करंट पोजीशन है, जो करंट परिस्थिति है, कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंस क्रिएट होता है, कहीं ना कुछ उसमें एक मूवमेंट आती है। अब कई लोग कहते हैं कि हम वास्तु करें कि एस्ट्रोलॉजी करें, तो ऐसे लोगों को मैं फिर यही कहता हूं कि आपको चाहिए कितना। आपको अगर एक बेसिक नीड चाहिए तो आप दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके लाइफ के हर सेक्टर में आपको सॉल्यूशन मिले, तो आपको वास्तु भी करनी पड़ेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको न्यूमरोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब ये तीनों विधा मिलती हैं तभी हम इसको 360 डिग्री कंप्लीशन बोलते हैं। इसीलिए मैं जब भी किसी क्लाइंट पे काम करता हूं तो मेरी पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं 360 डिग्री मॉडल पे ही काम करूंगा। यानी कि जिस व्यक्ति की मुझे दशा पता होगी, जिस व्यक्ति की मुझे दिशा पता होगी, और जिस व्यक्ति की मुझे वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी पता होगी, उसी व्यक्ति को मैं पूरी तरीके से एक उसके पॉजिटिव मोटिव पे, जो लाइफ का उसका मोटिव है, जो उसका लाइफ पाथ है, उस पर उसको लाने में सक्षम हो पाऊंगा। तो ये वाइब्रेशंस आप कैसे पता लगा लेते हैं किसी का? मतलब जैसे मैं बैठी हूँ, मेरा वाइब्रेशन कैसा है? देखिए, जैसे अब इसमें कई तरीके के हैं। अगर हम किसी हीलिंग मॉडलिटी से देखेंगे तो हम व्यक्ति के चक्रास को मेजर करेंगे कि वो अभी क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कॉन्स्टिपेटेड हैं, फुल मूवमेंट में हैं, और एक्सपेंडेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है। यदि फिर हम अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें तो हम ये देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूरा चार्ट का क्रिएट हो रहा है, ग्रिड में क्या नंबर मिस है, क्या नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, और साथ में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या दशा चल रही है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पर्सनल ईयर, हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल ईयर। तो उन्हीं सब की गणना के साथ हमें व्यक्ति की वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का अंदाजा हो जाता है।
तो अखिल जी, जैसे कि प्लैनेट्स हैं वो तो हर सेकंड अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे होते हैं। तो जब हमने जन्म लिया उस समय प्लैनेट्स के पोजीशंस के अकॉर्डिंगली हमारी जन्म पत्री बन गई, लग्न राशि बन गई, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगले ही पल वो प्लैनेट्स मूव कर जाते हैं दूसरी जगह। तो आज जब हम अपने पास्ट की जो पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रेजेंट फ्यूचर पूरा का पूरा जो हम पैदा हुए थे उस अकॉर्डिंगली ही चलते रहेंगे। हम प्लैनेट्स तो चेंज होते रहते हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स तो हमारे ऊपर बदलते रहने चाहिए। तो अब अगर किसी के पास वो मतलब सपोज़ कीजिए, अगर ये यूनिवर्सल है, ये इंडिया में तो बहुत चलता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म की बात करूं, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन ही हों, अगर बाहर के भी कोई व्यूअर्स इसे देख रहे हैं एंड दे डोंट हैव एस्ट्रोलॉजर्स विद देम, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं हैं, उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में वो अपनी दशा कैसे बदलें? बार बार उनको क्या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा कि भाई अब मेरी दशा बताइए, अब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? क्योंकि सबकी लाइफ में कभी ना कभी तो अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। तो क्या ये स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है कि हर एक साल आपको जाकर के अपनी दशा चेक करवानी चाहिए, या 3 साल की आपको वारंटी दी जा रही है, 3 साल तक तो दशा सही रहेगी, फिर आपके चेंजेस होने के चांसेस हैं? तो क्या ऐसा कुछ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है दशा चेंज होने का? देखिए क्या होता है, आपकी सबसे पहला सवाल था आपका कि हम जो बर्थ चार्ट है उसी को क्यों देखते हैं। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर हम किसी पेड़ को जानना है तो हमें क्या जानना होगा कि जो उसका बीज डाला गया था, सीड डाला गया था, वो किस क्वालिटी का सीड था। क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तभी वो एक अच्छा पेड़ बन पाएगा। अगर वो बैड क्वालिटी का सीड होगा तो वो उतनी ग्रोथ नहीं देगा या उसकी ग्रोथ में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी। ऐसे ही जिस समय हमने बर्थ लिया था उस समय जो प्लैनेट मूवमेंट्री थी, जो प्लैनेट की पोजीशन थी, वो सारी वाइब्रेशन हमारे डीएनए में स्टोर्ड है। उसी वजह से हम लगन चार्ट देखते हैं, क्योंकि लगन चार्ट से हमारी पर्सनैलिटी का पता लगता है। लगन चार्ट से ये पता लगता है कि हम क्या रिसोर्सेज लेकर आए हैं, हम किस फ्रिक्वेंसी में हमने बर्थ लिया है, कैसी हमारी अपब्रिंगिंग होगी। लेकिन अगर आपको करंट समय का जानना है, जो कि आपका दूसरा सवाल था कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास बार बार जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि क्या डॉक्टर के पास आप लाइफ में एक बार जाते हैं? आपको बार बार जाना पड़ता है। कभी सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, गर्मी आती है तो गर्मी के अकॉर्डिंग डिसीजेज आती हैं, आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, या कई बार कोई आपको लॉन्ग टाइम इलनेस होती है तो आपको बार बार वीकली चेकअप भी कराना पड़ता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। आपने सपोज कीजिए किसी दशा में जन्म लिया, मान लीजिए आपने जुपिटर की दशा में जन्म लिया, हो सकता है जिस लास्ट लाइफ में आपकी डेथ हुई हो वो जुपिटर की दशा में हुई हो और आपने रीबर्थ जुपिटर में ले लिया। तो अब जुपिटर का एक टाइम फेज है, हर प्लेनेट का एक समय है। जैसे जुपिटर की 17 साल की दशा हो गई सपोज कीजिए, ऐसी चंद्रमा की दशा है, ऐसे सूर्य की दशा है, बुध की दशा है। तो जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी आपका समय बदलेगा, क्योंकि जैसे आप बच्चे थे और आप बड़े हुए तो दोनों में फर्क है। आप बचपन में कुछ और थे, बड़े होके आप कुछ और बन गए। ऐसे ही प्लैनेट्स काम करते हैं। हो सकता है जुपिटर आपका अच्छा बैठा हुआ हो, आपने बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड किया हो, फिर आपकी दशा सपोज कीजिए सैटर्न की आ गई। सैटर्न मान लीजिए कहीं ना कहीं आपका गलत प्लेस्ड है या गलत प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप अननोइंगली लॉस फेस करेंगे, हर्डल्स फेस करेंगे। इससे बेटर मैं कहता हूं कि आपका जब भी जन्मदिन होता है उससे करीबन 1 वीक पहले आप जाइए, जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाना चाहते हैं, जिससे आप रेगुलर टच में हैं, उनको बोलिए कि मेरा आने वाला साल कैसा है उसके बारे में मुझे थोड़ा समझाइए। अब समझाना जरूरी क्यों है? सपोज कीजिए आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, एक तरीका है कि आप गाड़ी स्टार्ट की, बोले कुछ ना कुछ जयपुर तो पहुंच ही जाऊंगी। आप इधर गए उधर गए, रास्ता बंद हुआ तो घूम के चले गए, कहीं खड्डे आ रहे हैं, कहीं ब्रेकर आ रहे हैं, कहीं जाम आ रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने दिल्ली में बैठ के पहले गूगल मैप को पूरा स्टडी कर लिया कि ये यहाँ पे रास्ता बंद है, यहाँ पे जाम है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रखा है, यहाँ से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ से मुझे सीधा जाना पड़ेगा।
तो मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा आपके लिए ईजी वे होगा? आराम से, जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, रास्ता भी तो बिल्कुल यानी कि स्मूथ हो। आपने एक नेविगेशन को पहले स्टडी कर लिया। सेम वे एस्ट्रोलॉजी को भी ऐसे ही स्टडी किया जाता है कि कौन सा महीना, कौन सा साल क्या चीज करने के लिए बना है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस प्लान कर रहा है और अभी उसका समय ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का। वो क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट करेगा लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली क्या बोलेगा? मेरी किस्मत खराब है। जबकि हकीकत क्या थी? अगर वो किसी से मिल लेता, किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो ये जान पाता कि भाई 2 महीने बाद स्टार्ट करते तो आपको प्रॉफिट मिलता। आपने समय के अनुरूप आप चलिए, आपको सब चीजें मिलेंगी। आप समय के विपरीत चलेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने ही देखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो हम प्रारब्ध जिसे कहते हैं कि जन्म के समय, आपने जैसे बोला कि आपकी मृत्यु जुपिटर के समय अगर हुई होगी, और अगर इस साल भी, इस जन्म में भी आपने जुपिटर, तो ऐसा है कि जिस समय हमारा जन्म होता है वो आधारित होता है सिर्फ एक ट्रिगर देने के लिए, बताने के लिए कि पिछले जन्म में तुमने जितने भी गलत काम किए थे या अच्छे काम किए थे, उस अकॉर्डिंगली इस समय तुम्हारा जन्म होगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, कर्मों की जब हम बात करते हैं तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमान 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। संचित का मतलब जो भी आपने संचय किया हुआ है, उसमें अच्छा बुरा सम हर तरीके का कर्म आता है। क्रियमान का मतलब है जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपने किया नहीं है, जो आप करने वाले हैं। प्रारब्ध का मतलब है संचित का वो भाग जो आप इस जीवन में पूरा करने के लिए आए हैं। तो जिस समय आपका जन्म होता है, वो जन्म का समय, जन्म की तिथि, जन्म के नक्षत्र आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही होते हैं। तभी तो आप देखिए ना, उसी तारीख पे व्यक्ति राजा का बच्चा भी होता है, उसी तारीख पे व्यक्ति एक रिक्शा वाले का बच्चा भी होता है। एक राजा भी है और एक रंक भी है। समय भी वही है, डेट भी वही है, नक्षत्र भी वही है, लेकिन फर्क क्या आता है? उसके अपने प्रारब्ध का, उसके अपने संचय किए हुए कर्मों का। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 18 तारीख को तो 70 बच्चे पैदा हुए होंगे, 18 तारीख को तो 300 बच्चे पैदा हुए होंगे, तो सभी की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर हमें यही मिलता है कि वो जो प्रारब्ध लेके आया है अपने साथ, वही उसका आगे का भविष्य तय करता है। तो अखिल जी, जो प्रारब्ध लेकर आया है, एक बड़ा जनरल सा सवाल कर रही हूँ, जो भी प्रारब्ध लेकर आया, बिकॉज आज जो हम जिस सदी की ओर जा रहे हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड सदी है। एक तरफ देखें तो ऑकल्ट साइंस के बारे में सब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड की बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। वहीं एआई अपना मतलब स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे वो ले लेगा। तो एक तरफ हम सोल अवेयरनेस की बातें करते हैं और एक तरफ सोल डेड हो रहा है। यानी जब एआई आ जाएगी तो इमोशंस तो कुछ रहेगा ही नहीं। आप हर बात आप एक क्लिक पे अपने पास पाएंगे और उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जो पहले आपके इमोशंस को आप अंकित किया करते थे, जैसे जर्नलिंग कर रहे हैं, अब वो रहेगा नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप अपने ज्ञान चक्षु से हमें ये बताएं कि क्या वाकई जो बातें आज बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं कि मोक्ष का द्वार खुल चुका है और जितने भी सोल्स, यानी जो सोल्स अब लिबरेट होने वाले हैं, वही ऑकल्ट साइंस की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही वो लिबरेटेड हो जाएंगे उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और आने वाला जो समय है वो बहुत ही रोबोटिक होने वाला है। लोगों के अंदर अब इमोशंस नहीं रहने वाले हैं, वॉर होगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या ये जो भी अभी भविष्यवाणियाँ यूट्यूब में बहुत चल रही हैं, इसके बारे में आप अपने ओपिनियंस बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हर युग के अंदर कहीं ना कहीं तकनीक और आत्मीयता दोनों का समन्वय चलते आया है। वो आज भी चल रहा है, वो आगे भी चलेगा। हो सकता है किसी समय पे आत्मीयता अधिक हो सकता है किसी समय पे तकनीक अधिक हो। जहां तक बात रही युद्धों की, तो इस समय पूरे विश्व का परिवर्तन निर्धारित है, लेकिन ये कहना कि ये अंत की ओर जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम में डालना है। हो सकता है आज अमेरिका सुपर पावर थी, आने वाले समय में वो ना रहे।
हो सकता है कोई देश गरीब था, आने वाले समय में वो ना रहे। हो सकता है कुछ देश मिलके एक देश बन जाए। तो परिवर्तन का दौर है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो देश काल परिस्थिति हो, सब चीज़ें परिवर्तित होंगी। एआई अपनी जगह चल रहा है और आत्मीयता अपनी जगह चल रही है। हाँ, ये कहना आपका कि मोक्ष, मैं मोक्ष नहीं बोलूंगा इसको, मैं ये कह सकता हूं कि जो सम विचार रखने वाले जो लोग हैं, जो अभी भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, जो अभी भी चमत्कार को मानते हैं, जो अभी भी हीलिंग्स को मानते हैं, वो धीरे धीरे ऑकल्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये बिल्कुल आपने सही बोला है कि आपको दुनिया दो भाग में दिखेगी। एक भाग वो होगा जो बिल्कुल ही रोबोटिक्स में घुस चुका होगा, जिसके अंदर इमोशंस नाम की कोई भी स्पेस नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर दुनिया का वो छोर भी होगा जहाँ पर लोगों में आत्मीयता भी होगी, जहाँ पर हीलिंग्स भी होंगी, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तरह तरह की अन्य विधाओं की बात की जाएंगी। तो ये तो वही कहने का मतलब हो गया ना कि हम शुभ की बात करते हैं और अशुभ की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। तो दुनिया के ये एक कॉइन के दो हिस्से बिल्कुल होने वाले हैं कि आपको बहुत दूर से अच्छे से नजर आ जाएगा कि ये कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी है। आज भी अगर आप अपनी जनरेशन में देखेंगे तो जो लोग 99 तक पैदा हुए हैं, आप कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मीयता का भाव देखेंगे कि उनको पड़ोस में कुछ अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होती है कि यार फलाने को वो दिक्कत हो गई, उस रिश्तेदार को वो परेशानी हो गई, या शहर में इस चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर आप 2000 के बाद की जनरेशन देखेंगे, जिन्हें हम अपनी आम भाषा में कोई अल्फा बोलता है, कोई बीटा बोलता है, वो जनरेशन का मतलब क्या है, उसके अंदर वो आत्मीयता नहीं है। सेल्फ लव क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब हम जो कंबाइंड लव था उसको भूलते जा रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति कहता है यार आप औरों से प्यार नहीं करते, कम से कम खुद से तो करो, क्योंकि खुद से सभी करने लग जाएंगे तो सभी अपने आप ही प्रेम में बन जाएंगे। तो जो उसके बाद की जो जनरेशन है वो अपने अपने में है। मेरी बुक्स, मेरा स्कूल, मेरी टीचर, मेरे सॉन्ग्स, मेरी फूड प्रेफरेंसेस, मेरी लाइफ, मेरा जीवन। तो ये तारतम्यता तो सदियों से चलती आई है और हर युग के अंदर तकनीक और आत्मीयता दोनों ही परस्पर मेल से चलती आई है। अभी दुनिया एक बड़े ही अजीब दौर से गुजर रही है। हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे हैं। वो युद्ध क्या है? सबसे पहली चीज, अब हर व्यक्ति अपनी ताकत को आजमा रहा है। जो जंगल का कानून पहले था, कहीं ना कहीं वापस आप देखेंगे वही कानून आ रहा है कि जो ताकतवर है वो रहेगा, जो कमजोर है उसको ताकतवर के अंदर मिलना ही होगा। अगर वो नहीं मिलेगा, विद्रोह करेगा, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। वही आप देखेंगे जो छोटे छोटे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, वो छोटे छोटे देशों को कहीं ना कहीं या तो अपने अंदर मिलन के लिए बोल रहे हैं या उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया एक गोल चक्कर से चलती है, जहां से शुरू हुई है घूम के फिर वहीं पहुंचती जा रही है, बस तरीका और तकनीक बदलती जा रही है। तो मतलब आप भी प्रेडिक्ट करते हैं कि जो आज की डेट में बहुत सारे चैनल्स पे हम सुन रहे हैं कि 2025, 2026, 2027 महाविश्व युद्ध होगा, ये पूरा मतलब पूरा जो बिग बैंग हुआ था इस तरीके से दोबारा से बिग बैंग होगा, हम सब खत्म हो जाएंगे, इस तरीके का कुछ आपकी भी पर्सनल प्रेडिक्शंस हैं किसी साल को लेकर के? देखिए, मैं ये कहूँगा युद्ध जरूर होंगे, लेकिन बिग बैंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे कह देने से कि बिग बैंग होगा वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमने कलयुग में अभी प्रवेश किया है। कलयुग 4,72,000 वर्षों का है। अभी हम कुल 6,000 वर्ष के लगभग अभी हमने पार किए हैं, तो परले आने का तो सवाल ही नहीं है। और रही बात युद्धों की, तो वो तो निरंतर चलते रहते हैं। क्या जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो क्या बिग बैंग आया था? क्या जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब बिग बैंग नहीं आया? हाँ, परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा कि सभी देशों में परेशानियां आएंगी, लोगों का जीवन थोड़ा कठिन हो जाएगा, सब चीजें आपको देखने के मिलेंगी, लेकिन बिग बैंग या प्रलय आने वाली जैसी कोई चीजें नहीं होने वाली है। और दूसरी बात, आज हर कोई अपनी टीआरपी के लिए
कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध का एग्जाम्पल देता है कि न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी। न्यूज़ वाले तो रटे हुए शब्द बोलते हैं कि अब होने वाली है, अब होने वाली है। तो मैं जनता को ये बोलना चाहूंगा, लोगों को, कि आप थोड़ा समझें कि आज का युग टीआरपी पे चलता है। हर चैनल को अपनी टीआरपी चाहिए, और टीआरपी कैसे मिलेगी? आपके अंदर उत्सुकता जगा के। क्योंकि जब हमने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का जो हाल देखा था, विश्व आज तक उसे भूला नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा की धमकी अवश्य देता है, लेकिन उसको चलाने के लिए वो खुद भी 100 बार सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अपना देश भी प्रभावित होगा। ठीक है, मीडिया अपना तरीका अपना रही है कि आज रशिया करने वाली है, आज यूक्रेन करने वाला है, लेकिन परमाणु ऊर्जा का प्रयोग होना इतना आसान नहीं है। युद्ध होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि मैंने आज से करीबन 6 महीने पहले ही बता दिया था कि शनि परिवर्तित होकर 12वीं राशि मीन में स्थापित हो चुके हैं। जलीय राशि है। आपने देखा इस वर्ष जितनी बारिश हुई है वो आज तक नहीं हुई। कहीं 500% ज़्यादा है, कहीं 800% ज़्यादा है। तो ये जलीय उपद्रव था। समुद्रों में अलग अलग जगह पे साइक्लोन आना और आना, ये हमने पहले ही बता दिया था। और जब भी शनि परिवर्तन लेते हैं तो विश्व में कुछ ना कुछ परिवर्तित अवश्य होता है। तो अभी शनि 12वीं राशि में है, यानी कि जो विदेशी ताकतें हैं वो प्रबल होंगी। और वहीं हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश को दबाने में लगा हुआ है, या एक देश दूसरे देश के साथ कॉन्स्पिरेसी करके किसी तीसरे को दबाने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का अंत है, ये दुनिया का दूसरा फेस कह सकते हैं। जैसे हम अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, एक नया फेस बोल सकते हैं, लेकिन अंत नहीं। क्योंकि आज मैं आपके पॉडकास्ट पे सपोज बोल जाऊं कि दुनिया का अंत होने वाला है, हो सकता है लोग उत्सुक होकर देखें, उनके दिमाग में भय उत्पन्न हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कलयुग अभी आरंभ हुआ है। जब हर युग को अपना समय मिला है, सतयुग को अपना मिला था, त्रेता को अपना मिला था, द्वापर को अपना मिला था, तो कलयुग अपने समय से पहले कैसे खत्म हो जाएगा? चीजें बदलेंगी, चीजें हो सकता है कठिन भी हो जाए, लोग और ज्यादा कठोर हो जाए, लोग और ज्यादा इमोशनलेस हो जाएं, लेकिन जिंदगी ऐसी है, रहेगी, थी और आगे भी चलेगी। आपने बहुत अच्छे से ये बात कही कि टीआरपी के लिए ये सारी बातें बोली जाती हैं और भय क्रिएट किया जाता है। अ, लेकिन इस भय से आपको नहीं लगता कि कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जा सकते हैं? जैसे अभी आपने बोला कि कलयुग में अभी 4,000 साल बाकी हैं, अभी हम लोग सिर्फ 6,000 साल पूरा करा है। 4,72,000। हाँ, 4,72,000 साल अभी बाकी हैं। 4,72,000 साल अभी मतलब इंसान जीवित रहेगा, अभी प्रलय नहीं आएगा, वो अपना पूरा समय लेगा। और वहाँ नॉस्ट्राडैम और बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कह रहे हैं कि 2027 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बहुत लंबा गैप है, मात्र 2 साल और कहाँ 4 लाख। चलिए हम इस बात को सच मान लेते हैं। अखिल जी, अब कलयुग आ चुका है, कलयुग में हम प्रवेश कर चुके हैं। कलयुग के सिम्टम्स भी दिखने लग गए हैं, लोग प्यार से दूर जा रहे हैं, रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बिजनेस में मंदी आ रही है। 2025 को कहा गया था मंगल का साल, 2026 किस ग्रह का साल है? देखिए, 2026 जब हम देखते हैं तो अगर हम उसको टोटल करते हैं तो वो सूर्य का साल आता है। सूर्य यानी कि न्यू क्रिएशन। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें या लाइफ फोर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सन से रिलेट होता है। तो यानी कि कुछ चीजें अपने चरम पे आके खत्म होकर नया रूप ले लेंगी, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, लोगों की नेम फेम के प्रति अधिक रुचि देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने फिर वही कहा है कि केवल 2026 से किसी व्यक्ति की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका अपना पर्सनल ईयर भी है, उसका अपना प्रारब्ध भी है,
उसकी अपनी दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं भी हैं। तो जब तक हम उन सबका मेल जोल नहीं करके देख लेते, हम किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से ये नहीं बोल सकते कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। नहीं, ओवरऑल बताइए, मतलब ओवरऑल जैसे देखिए, सूर्य का साल है। जनरलाइज्ड वे में सबके लिए अच्छा हाँ, रहेगा। जनरलाइज में देखो सूर्य का साल है। न्यू बिजनेस आने के चांसेस न्यू हैं, बिजनेस भी स्टार्टअप्स और ज्यादा आएंगे, बढ़ न्यू जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्टार्टअप्स बढ़ जाएंगे, लोगों का नेम फेम के प्रति ज्यादा रुझान हो जाएगा। अच्छा। जैसा मंगल में युद्ध की तरफ रुझान हो रहा है, हाँ। उस समय जीत की ओर रुझान हो जाएगा, नेम फेम की ओर रुझान हो जाएगा, लोगों को मान प्रतिष्ठा की अधिक चिंता होने लगेगी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि मान प्रतिष्ठा के चक्कर में ट्रम्प ने और ज्यादा युद्ध कर दिया या नहीं कुछ नहीं, नए देखिए रूल्स बना क्या दिए? होता है, हर युग में हर व्यक्ति का एक रोल है। अभी ट्रम्प का जो रोल है वो इन व्यस्तित्वों को लाने के लिए है, क्योंकि परमात्मा कहीं भी स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी कारण को बनाते हैं उस परिस्थिति के निर्माण के लिए। चाहे वो व्यक्ति का जन्म हो, चाहे वो व्यक्ति की मृत्यु हो, चाहे व्यक्ति का उत्थान हो, चाहे पतन हो, कोई ना कोई कारण बनता है। चाहे कोविड बन जाए, चाहे कोई खुद की बीमारी बन जाए, कोई रिश्तेदार ने धोखा दे दिया, किसी व्यापार में पैसे फंस गए, कोई ना कोई कारण बनता है। ट्रम्प इस समय ऐसा ही एक कारण है। व्यक्तिगत वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर दूर दृष्टि से देखा जाए तो वो एक परमात्मा का कारण है जो 2025 की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो मान प्रतिष्ठा के लिए कभी भी कोई युद्ध नहीं करता। मान प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति बड़प्पन दिखाता है। यानी कि कहीं ना कहीं, ठीक है, 2000, मैं ये नहीं बोल रहा कि युद्ध थम जाएंगे, लेकिन हो सकता है युद्धों की गति बदल जाए, हो सकता है युद्धों के तरीके बदल जाएं, हो सकता है कुछ बड़े देशों को ये समझ में आ जाए कि हम जिनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़े हैं। तो ये कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि युद्ध रुकेंगे कि होगा, लेकिन परिवर्तन आएगा ये अवश्य है। लेकिन शनि मीन में ही रहेगा, तो इसलिए उतनी अधिक संभावनाएं नहीं है चीजों का समतल होना। हाँ, इंप्रूवमेंट आएगी, वो डेफिनेट है। सो सबसे बेस्ट ईयर किस राशि का रहेगा 2026? देखिए, राशि से कभी भी 2026 को कनेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम 2026 की बात करते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, और जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम नंबर्स की बात करेंगे। नंबर्स के अंदर हम राशि को कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके। नंबर्स के हमें अंदर ये देखना पड़ेगा जो 1 नंबर है वो किस किस का फ्रेंड है। यानी कि वो मून का फ्रेंड है, 2 नंबर का भी फ्रेंड है, वो 1 का भी फ्रेंड है, अपने आप का तो फ्रेंड रहेगा ही रहेगा, वो 3 नंबर का भी फ्रेंड है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वे में देखा जाए 4 नंबर का भी फ्रेंड है, प्रोफेशनल वे में देखा जाए 5 नंबर का भी फ्रेंड है, 6 नंबर का भी फ्रेंड है, 7 का भी फ्रेंड है, 9 का भी फ्रेंड है। ये सारे नंबर कहीं ना किसी सेक्टर में ग्रो भी करेंगे, सेटल भी होंगे। डिपेंड करता है उनकी अपनी अभी पर्सनल एनर्जी क्या है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है। ये सारे ही के लिए पॉजिटिव साल है। ये तो खराब साल है नंबर 4 के लिए मैं कहूँगा ओके है, खराब नहीं है। 6 के लिए भी ओके है प्रोफेशनल वे में। 8 के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। अच्छा। क्योंकि जब भी हम 1 और 8 की बात करें या 8 और 1 की बात करें तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखे गए हैं कि चीज़ों का समय पे पूरा ना होना, चीज़ों का टाइमली पूरा ना होना, लेकिन डिनायल वहाँ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है जो ये 1 नंबर का साल है ये ऑलमोस्ट सभी के लिए ही अच्छा होता है। ओके। डिपेंडिंग अपॉन अब उनका पर्सनल नंबर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी दशा क्या चल रही है, डिपेंडिंग अपॉन, फिर मैं वही वास्तु की बात करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन अभी उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ एक चीज़ से नहीं बनती। आप जब कोई माला पिरोते हैं तो उसके अंदर अलग अलग मोती होते हैं, तो उसी तरीके से एक व्यक्ति को पिरोने के लिए ये सब अलग अलग मोती हैं। चाहे वो न्यूमरोलॉजी की दशा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की दशा है, चाहे वो वास्तु की दिशा है, चाहे उसके अपने बिलीफ सिस्टम है, या चाहे उसका अपना प्रारब्ध है। जब ये सारे मोती एक साथ पिरो दिए जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये माला क्या रूप लेगी और इस माला का क्या परिणाम होगा।
ये नाम जो चेंज करते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो ऐड करते हैं, ये भी न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, ये नाम में बहुत कुछ रखा है? देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आपको चाहिए कितना। सबको अगर तो बहुत आपको चाहिए, मुझे भी यूनिवर्स बहुत में चाहिए। 100% चाहिए, हाँ। तो आपको अपनी हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। आपको नेम पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल नंबर पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपने व्हीकल नंबर पे भी काम करने पड़ेगा, आपको हाउस नंबर पे भी काम करना पड़ेगा। मगर इतना सारा काम पॉसिबल कैसे हो सकता है? अब एक आदमी घर खरीद रहा है और पता चल रहा है कि उसके घर के नंबर का उसके बर्थ नंबर से मैच नहीं हो रहा है, तो अब वो घर बदल दे। फिर गाड़ी खरीदी है, फिर अचानक रियलाइज हो रहा है कि नहीं, गाड़ी का नंबर मैच नहीं कर रहा है, फिर गाड़ी बदल दे। मतलब सारी जिंदगी में बस यही करता रहेगा कि वो ये बदल दे, वो बदल दे। मैंने इसीलिए आपको कहा था ना कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम केमिस्ट से जाके दवाई नहीं लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे समझते हैं, रिपोर्ट्स रेडी करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो यानी कि यदि किसी व्यक्ति को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मोबाइल नंबर लेना है, तो वो जरूर किसी ना किसी व्यक्ति से संपर्क करे। कब करे? जब उसको 100% चाहिए। क्योंकि नाम की अपनी लाइफ में एक वेटेज है, मोबाइल नंबर की एक वेटेज है, गाड़ी के नंबर की एक वेटेज है, घर के नंबर की एक वेटेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम गलत होगा तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, मोबाइल नंबर गलत होगा तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, या मोबाइल नंबर बदलने से पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, या नाम बदलने से पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन नाम बदलने से वो हिस्सा जो उस नाम से जुड़ा था वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब हम अक्षर की बात करते हैं तो हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी फिर कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट से डिकोड की जाती है, और जब हम प्लेनेट की बात करते हैं तो वही शत्रु और मित्र प्लेनेट की बात आती है। अब सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 19 है, टोटल 1 आ गया, अब उसका नेम नंबर 8 पे आ गया सपोज कीजिए, तो उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी, उसकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, उसकी लाइफ के अंदर उसके फादर के साथ रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों से उसकी पूरी लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हुई। ऐसे ही अब वो सैटर्न से मरकरी पे नाम शिफ्ट कर लिया उसने, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके फादर से रिलेशन ठीक होने लगेंगे, उसकी लाइफ में हर्डल्स कम आने लगेंगी, लेकिन इससे पूरी लाइफ तो चेंज नहीं हुई। तो हर चीज़ का एक रोल है, उतनी परसेंट की चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी, ये डेफिनेट 100% श्योरली मैं बोल सकता हूँ। लेकिन केवल एक नंबर बदलने से जीवन पलट जाएगा, ये चीज़ मैं नहीं मानता। अदरवाइज मैं भी खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी करता होता कि आप मोबाइल नंबर बदल लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। होगा, लेकिन उतना होगा जितना एक मोबाइल नंबर के बिगड़ने से बिगड़ा है, उतना ही मोबाइल नंबर चेंज करने से बनेगा। पूरी लाइफ को अगर पलटना है तो आपको पूरी लाइफ को एनालाइज भी करना पड़ेगा। उसमें आपकी दशा भी आएगी, प्रत्यंतर दशा भी आएगी, आपका नेम नंबर भी आपका आएगा, मोबाइल नंबर भी आएगा, व्हीकल भी आएगा, घर का नंबर भी आएगा, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, आपकी प्लेनेट। क्योंकि चीज़ें आसान नहीं हैं, इसीलिए तो पहले क्या कहा जाता था, इन विधाओं को राजा महाराजा की माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता थी। कि आज मान लो कोई राजा का महल बना, उसमें एक कमरा गलत बन गया, तो वो तुड़वाया और तुरंत नया बन गया। लेकिन आज मेरे पास कोई फ्लैट वाला आता है, वास्तु का मैप देखता हूँ कि बेडरूम गलत है, किचन गलत है, तो मैं उसे नहीं बोल सकता कि भाई तोड़ के नया बना लो। मुझे उसको कोई ना कोई उपचार देना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे कर लोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन वो कुछ इम्प्रूवमेंट ही आएगी, 100% नहीं आएगी। तो ऐसे ही हर मोडेलिटी का, हर तरीके का नेम का अपना एक रोल है। अगर शायद रोल नहीं होता तो बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने नाम न केवल ऐड किया है बल्कि पूरा का पूरा नाम बदल लिया अपना, सुनील शेट्टी हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन है, जिन्होंने पूरा का पूरा नाम ही चेंज कर दिया अपना। हम आयुष्मान खुराना की बात करें, हम रानी मुखर्जी की बात करें, क्योंकि इन लोगों को लोग जानते हैं। आज मैं मेरे क्लाइंट्स के नाम बोलूंगा तो शायद कोई ना पहचाने। तो जब कोई
इस चीज़ पर काम कर रहा है और रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि लोग अपने नाम को बदलवाने में इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे के नाम के बदले हुए रिजल्ट्स देख रहे हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, हमने अक्सर ये कहावत सुनी है। तो उसी प्रकार जब जीवन में कोई व्यक्ति चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो ये तिनके हैं अलग अलग, चाहे मोबाइल नंबर एक तिनका है, गाड़ी एक तिनका है, घर का नंबर एक तिनका है, आपका नेम नंबर एक तिनका है, दशा एक तिनका है, दिशा एक तिनका है। अब आपको अपना जीवन किस लेवल पर लेकर जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप सब कुछ चाहते हैं तो आपको सब पे काम करना पड़ेगा। अब यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि यार छोटा मोटा नुकसान चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बीमारी हो रही है, चलती है, जीवन है, चलता रहेगा, तो आप नॉर्मल जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप सब कुछ एक बैलेंस वे में चाहते हैं, हैप्पी वे में चाहते हैं, हैप्पी गो लकी वे में चाहते हैं, तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत यूज़फुल जानकारी है। जब आप ये सारी जानकारी दे रहे थे तो मैं सोच भी रही थी कि मतलब एक इंसान न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, वास्तुशास्त्री के पास जा रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस वो कर रहा है। लेकिन आपके खुद की लाइफ बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। एक तो आपने विधाएं सीखी हैं नंबर्स की, प्लैनेट्स की, और दूसरी तरफ आपने विधा सीखी है एक्सिस कॉन्शियसनेस की, जहां आपने सोल अवेयरनेस के बारे में सीखा है। तो इतना डाइवर्सिफाइड आपका जो प्लेटफॉर्म रहा कि आपने पहले ये समझा कि इसको चेंज करने से लाइफ चेंज हो सकती है, यानी एक्सटर्नल टूल्स से आपने चेंज करना चाहा। फिर आपने अपने आप को एक ऐसी विधा से जोड़ा जहां इन विधाओं का कोई रोल ही नहीं है। आप सिंपली अपने आप में अपने सोल लेवल पे चेंजेस करें और आप में कंप्लीट चेंजेस हो जाए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका जंप कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, इसके लिए मैं, अगर कोई मेरी जर्नी रही तो वो शुरू हुई रेकी से, जो मैंने डॉक्टर एन के शर्मा सर और सविता मैम के साथ की। डॉक्टर एन के सर के साथ में मिलने के बाद समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन यदि अगर हमें उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है या उसको बैलेंस स्टेट पे लाना है, तो सबसे पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम को समझना होगा। बिलीफ सिस्टम वो चीज है जो अननोइंगली, इनविजिबली 24/7 आपकी लाइफ रन कर रही है। आपका एक बिलीफ आपकी पूरी लाइफ बना रहा है और वही दूसरा बिलीफ आपकी उसी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, हमने अक्सर सुना है जितने चद्दर उतने पैर पसारो, यानी कि अगर आप उसको एक डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं है। यानी कि आपकी 4 साड़ी बिक रही हैं तो 5वीं का मोह मत करो, 4 ही बेचो अपनी। ठीक, आप अगर 100 गज के घर में रह रहे हैं, आप 100 गज के घर में रहो, 200 गज का घर मत देखो। तो अगर हम लिटरली फॉर्म में देखें तो ये दुनिया की रियलिटी नहीं है। हमारा जन्म ही एक्सपेंशन के लिए हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता तो शायद हम आज भी बच्चे होते। हमने धीरे धीरे एज बढ़ी है, तो एज बढ़ी है यानी कि ये यूनिवर्स का फॉर्मेट है एक्सपेंशन। आज कोई कंट्री कहीं तक थी, फिर कोई प्लेट्स की मूवमेंट हुई, वो टापू कहीं और चला गया, कोई कंट्री और बढ़ गई। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पहले हम कितनी बड़ी कंट्री थी, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कोई स्टेट बढ़ गई, कोई कम हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तो यूनिवर्सल का रोल है। तो ये कह देना कि जितने चद्दर उतने पैर पसारो, अब ये जितने चद्दर उतने पैर पसारो का मतलब व्यक्ति, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। किस लेवल का? कि आप दूसरे की ग्रोथ से जलो ना, कि आप दूसरे का बुरा ना सोचो। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन लेवल कभी नहीं होना चाहिए कि आप ग्रो ना करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे तभी बाकी ग्रो करेंगे। अगर हम इसमें टाटा का एग्जांपल लें, सपोज कीजिए, वो भी शायद अगर यही सोचते कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, तो शायद वो कोविड में 1500 करोड़ रुपए नहीं दे पाते। शायद वो चाइना के एक बार ये कहने पे कि आप ऑक्सीजन हमसे ले लीजिए, वो शायद पूरे देश में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाते।
तो एक्सपेंशन तो दुनिया का नियम है। हमें कितना चाहिए, हमें क्या करना है, ये सब बिलीफ सिस्टम निर्धारित करता है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि उनका शुक्र उच्च का है, उनका बृहस्पति उच्च का है, उनका सूर्य अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उनकी दशा अच्छा रिजल्ट दे रही है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जागा कि इनके अलावा भी कुछ है जो इन सब को बांध रहा है, इन सब को कंबाइन कर रहा है। तब समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम पे भी काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस पे काम करना है। क्योंकि यदि अगर हमारा पैसा कमाने का बिलीफ ही नहीं होगा, हमारा लग्जरी का बिलीफ ही नहीं होगा, तो आज हमारा शुक्र कितना ही उच्च का बैठा हो, कितनी ही हमारी लाइफ में लग्जरी लिखी हो, हमारी अंदर से इच्छा ही नहीं होगी, तो हम वही खाट पे सो रहे होंगे, वहीं चौपाल में बैठ के खेल रहे होंगे, और वहीं कहीं एक कोने में बैठ के खाना खा रहे होंगे। गलत सही कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन दुनिया का नियम है। तो इसलिए मुझे उस मोडेलिटी के साथ में इसको भी जोड़ना पड़ा, जिससे कि मैं एक यूनिवर्सल का वाइडर एंगल समझ सकूं। क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे हो रहा है। तो प्लेनेट अगर अच्छा वाइब्रेट कर रहा है, तो मेरी माइंड की फ्रीक्वेंसी क्या है? आज मैं आपके यहाँ कितनी ही एफएम की रेडिएशंस को ड्रॉप आउट कर दूं, लेकिन अगर आपका कैचिंग डिवाइस जो आपका रेडियो है, अगर उसका ट्रांसमीटर खराब है, तो यहाँ पर चाहे 95 एफएम की रेडिएशन आ रही हो, 93 पॉइंट की आ रही हो, 92 की आ रही हो, आपका रेडियो कैच नहीं कर पाएगा। सेम वे में ये प्लैनेट्स वो फ्रीक्वेंसी हैं, और आपका अपना बिलीफ सिस्टम वो ट्रांसमीटर है। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी को दोष देने से पहले अपने ट्रांसमीटर पे भी काम करना पड़ेगा कि क्या मेरा ट्रांसमीटर पैसा रिसीव करने के लिए तैयार है। और आपने बात की एक्सेस की, तो एक्सेस में हम यही तो करते हैं, और करते क्या है? अपनी रिसीविंग को इंक्रीज कीजिए, यानी कि वर्क ऑन योर ट्रांसमीटर। हम रेकी पे बात करते हैं, हम चक्रास को हील करते हैं। चक्रास के हील होने से क्या होगा? आपके ऑर्गन हील होंगे, आपका सबकॉन्शियस हील होगा, वो भी कहीं ना कहीं क्या है? आपके ट्रांसमीटर पर काम कर रहा है। तो घुमा फिरा के अगर आप देखेंगे, सभी विधाएं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ट्रांसमीटर को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो प्लेनेट की फ्रीक्वेंसी है, जो प्लेनेट की वाइब्रेशन है, वो फिक्स है, वो अपने समय पे अपनी जगह से आएंगी। आपका ट्रांसमीटर कितना रेडी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिसीव करेंगे, कौन सा चैनल आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे, किस में बार बार रुक रुक के दिक्कतें आएंगी, किस में डिस्टर्बेंस आएंगी, या कोई पकड़ेगा ही नहीं। तो खाली प्लैनेट्स का अच्छा होना सारी चीज़ें नहीं है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी डीएनए बिलीफ और आपके इस लाइफ के बिलीफ क्या है, वो तय करेंगे कि जो आपको दिया जा रहा है वो आप ले भी पाओगे क्या। तो दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन दुनिया का दौर चला आ रहा है चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, चीज़ों को अजीब तरीके से दिखाना, वही चलन चल रहा है। लेकिन मेरा तरीका इससे बहुत अलग है, क्योंकि मैं हर प्लेनेट को प्लेनेट के रूप में भी देखता हूँ और एनर्जी के रूप में भी देखता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि ये प्लेनेट काम करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? कहीं ना कहीं उसका बिलीफ सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो वहाँ मैं बिलीफ सिस्टम पे काम करूँगा तो व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। यदि लगता है बिलीफ सिस्टम में प्लेनेट में कोई इश्यू आ रहा है, तो हम प्लेनेट पे काम करेंगे। ये टू वे वर्क है। एक साइड वर्क करूँगा तो कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतने एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मैंने इतनी रेमेडीज करी, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना वो किया, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। अरे भाई, जब तुम बीज को नहीं बदलोगे तो तुम फल को बदलने की आशा कैसे रख सकते हो? बिलीफ सिस्टम हमारा बीज है, प्लेनेट की दशाएं हमारा फल है। तो फल को पाने के लिए बीज में भी सुधार लाना पड़ेगा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि आज की डेट में रिसीविंग में ही प्रॉब्लम है, लोगों को आता ही नहीं है रिसीव करना, और बिलीफ सिस्टम ना होने की वजह से उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
और रिलेशनशिप में वो सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच के रिश्ते को समझ रहे हैं। रिश्ता उनका बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है, पैसे से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, शरीर से जुड़ा होता है, सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, इंडियन सोचते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन क्या उस बिलीफ सिस्टम से इंडिपेंडेंस मिली? जो उस समय हमारी जनरेशन रही होंगी, उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम क्रिएट किए होंगे, वो डीएनए में इम्प्रिंटेड है, आज भी हम वो फेस कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान आज हर व्यक्ति के पास है, कम या ज़्यादा वो उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, लेकिन आज भी व्यक्ति को डर किससे लगता है? रोटी कपड़ा मकान, एक बेसिक नीड से। वो बिलीफ कहाँ से आ रहा है? वो वहीं से तो आ रहा है कि जब लोग खाने के लिए मोहताज थे, रहने के लिए मोहताज थे, कपड़ों के लिए मोहताज थे। आज ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम ही तो है कि आज भी हम वहीं उलझे हुए हैं। आज भी हम जब बात करते हैं गरीबी रेखा की बात करते हैं, हम प्रोस्पेरिटी की रेखा की बात नहीं करते। आज भी हम जब बात करते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं, ये जाने बिना कि जो व्यक्ति बेरोजगार है वो काम करना भी चाहते हैं क्या? क्या उन्होंने वो चीजें सीखी हैं जिस चीज के लिए उनका बर्थ हुआ है? क्योंकि मैं नहीं मानता अगर आप डॉक्टर के लिए आपका जन्म हुआ और आपने डॉक्टर की पढ़ाई की हो तो आप घर पे खाली बैठ जाओगे, मतलब ही नहीं है। लेकिन आप बने डॉक्टर के लिए हो और आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की करी है, तो मैं मान सकता हूं कि आप बहुत छोटे ओहदे पे हो या आप घर बैठे हो या आपको काम ना मिले। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना इतना अधिक आवश्यक हो चुका है। मैं ये नहीं कहता आप एक्सेस से करो, मैं कहता हूँ एक्सेस से करो, थीटा से करो, रेकी से करो, अन्य किसी विधा से करो, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम पे काम अवश्य करो। कैसे? देखिए, बिलीफ सिस्टम पे काम क्या होता है, पहले हमें जानना होता है कि हमारे अपने विचार क्या है। अब इसको करने का तरीका क्या है? हम एक एक टॉपिक को लेके पकड़े, पैसे को ही लेके जैसे पकड़ पैसे लेते को हैं। लेके हाँ, पकड़ा। बिलीफ। अच्छा, ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स मिलते हैं इसके बारे में कि अपना रिश्ता पैसे से बदलो, और लोग समझ नहीं पाते कि रिश्ता क्या होता है पैसे के साथ। देखिए, पैसे के साथ रिश्ता ये होता है कि जब आप किसी मेहमान को बुलाते हो, ठीक है, यदि आप उस मेहमान को ये बोलने लग जाओ कि यार तेरे आने से मेरा राशन फालतू लग रहा है, तेरे आने से बिजली का बिल फालतू लग रहा है, तेरे आने से मुझे 10 चीज़ें और बनानी पड़ेंगी, तेरे आने से मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, तो शायद वो व्यक्ति नहीं आएगा। यही बिलीफ सिस्टम है। पैसा आएगा, परेशानी आएंगी। पैसा आएगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पैसा आएगा, लोगों में झगड़ा हो जाएगा। पैसा आएगा, मैं परिवार को भूल जाऊंगा। पैसा सभी दिक्कतों का कारण है। अगर हम एक समय के लिए पैसे को मेहमान माने, ठीक, और वही जो बातें हमने भी मेहमान के लिए की थी वो हम पैसे के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये बातें व्यक्ति अपने मुंह से नहीं बोल रहा होता, ये बातें हमारा सबकॉन्शियस बोल रहा होता है। कैसे? हर कोई चाहता है कि मैं अंबानी बनूं। कितने बनते हैं? नहीं बनते। कारण अनेक हैं, खाली बिलीफ सिस्टम नहीं है, अपना प्रारब्ध भी है, अपना भाग्य भी है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक स्पीड लिमिट बनी हुई है, वो स्पीड लिमिट को इस लाइफ में क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन वो जिस स्पीड पे चल रहा है, क्या वो उसके लिए बना है या उससे 100 ज़्यादा के लिए बना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि आप जितने के लिए बने हो, आप अगर उतना भी पूरा कर लोगे तो आपकी ये लाइफ सफल हो जाएगी। तो ऐसे ही पैसे के साथ रिश्ता है कि आपको जो चाहिए, अगर आपको उस पर यकीन ही नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ, मैं मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आप कमा सकते हैं, वो आपके पास आ सकता है, तो कैसे आएगा आपके आएगा ही पास? नहीं। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके बिलीफ सिस्टम से आता है। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हर एक चीज के लिए जहां आपको दिक्कत आ रही है, आप एक जगह पे बैठिए, आप सबसे पहले मनी लिखिए और फिर उसके प्रति अच्छे विचार सोचिए, उसको लिखिए। उसके प्रति बुरे विचार सोचिए, उसको लिखिए। तो
आपको अपना एक्सरे खुद पता लग जाएगा। कुछ टिप्स दीजिए ना अखिल जी कि अपने बिलीफ सिस्टम को इंसान क्या करे जो बदल सके, ताकि हमारी जो व्यूअर्स हैं वो पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सके। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। अगर आपको पैसा कमाने में डर लगता है, फर्स्ट एक्सेप्ट दैट। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ईगो और विल के अंदर उसको हम भूल जाते हैं, सच्चाई को, और दुनिया को दिखाने के लिए हम कहीं ना कहीं एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं आज जो 10 करोड़ मांग रहा हूं, क्या मैं उसके लिए सक्षम हूं? जब तक आप वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रियलिटी चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं आएगा। अब लोग क्या करते हैं, किसी एनर्जी क्लास में गए, किसी मेडिटेशन क्लास में गए, उन्होंने अलग अलग अपनी बड़ी बड़ी इमेजेस दिखा दी, बड़ी गाड़ी के साथ, बड़े बंगले के साथ, बड़े ट्रिप्स मारते हुए, बड़े क्लाइंटों के साथ में। तो व्यक्ति क्या मांगने लग जाता है, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए, लेकिन वहाँ वो रियलिटी चेक भूल जाता है कि क्या मेरी अभी करंट पोजीशन वो पाने के लिए है। जब तक वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चेंज हो ही नहीं सकता। होता क्या है, वो सीधा लैम्बोर्गिनी मांगता है, अकाउंट में उसके अभी मारुति के पैसे भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मांगना गलत है, लेकिन अपने आप को उसके लिए तैयार भी करना पड़ेगा। और वो तैयारी कब होगी, जब वो रियलिटी चेक आएगा। दूसरी चीज जो हम अक्सर सुनते हैं, अफर्मेशन। मनी इज एन एनर्जी, मनी इज माई फ्रेंड, मनी इज ईजी टू रिसीव। जब हम इस तरह की लाइनें लगातार कंटिन्यूस 21 डेज, 42 डेज, 90 डेज हम बोलते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस के अंदर पुराने पैटर्न इरेज होकर रिप्लेस होने लगेंगे। देखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है। एक बीज से पेड़ बनने में, बचपन से बड़े होने में कुछ समय लगता है। ऐसे ही बिलीफ सिस्टम को चेंज होने में समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन उस बिलीफ सिस्टम की रिजिडिटी कितनी है, कितना पुराना है, किस लेवल से आया है। सपोज कीजिए एंसेस्टर लेवल से आया है, तो उसकी एक लेवल की रिजिडिटी होगी। आप पास्ट लाइफ से ही कैरी करके ला रहे हो, उसकी एक लेवल की रिजिडिटी होगी। आपने 4 दोस्तों के बीच में सुना बन गया, तो हो सकता है वो बहुत हल्का सा हो, 1 बार 2 बार करने में ही गायब हो जाए। और किसी बिलीफ को हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए। तो सबसे पहले हमें पेशेंस सीखने की ज़रूरत है, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। चेंज डेफिनेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो कोई टोटका भी है वास्तु में कि जैसे कहा जाता है ना, आप इस दिशा में ये कीजिए, इस दिशा में ये लगाइए, हाँ, तो आपका दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए, एंट्रेंस का बड़ा कीजिए, इस दिशा में किचन कीजिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि कोई ऐसा कुछ टिप्स दे दीजिए जो बहुत ज़्यादा खर्चा ना करवाए, किसी की दीवारें ना तोड़वा दे, लेकिन उस छोटे से टिप्स से उन्हें कुछ इफेक्ट अपनी ज़िंदगी में इंस्टेंटली दिखने लग जाए। देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप अपने घर को डी क्लटर रखिए। जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है, आपको लगता है कि अगले 3 महीने तक ये मेरे काम में नहीं आएगी, वो आपकी लाइफ में क्लटर है। सेम वे में जो विचार आपके काम के नहीं है, यानी कि आपका पास्ट, उसको डी क्लटर कीजिए। तीसरी चीज, अपने घर में हैप्पीनेस का माहौल लेके आइए। ये तो है बेसिक चीजें। अब अगर हम बात करें कोई टोटके की, तो जो लोग वास्तु जानते हैं वो समझते होंगे N3 N4 का द्वार, जो कि अपार धन वर्षा लाने वाला द्वार है। तो ये तो मैं नहीं जानती, आपको थोड़ा खुल के बताना होगा। हम जब वास्तु की बात करते हैं ना, तो हम 4 दिशाओं की बात करते हैं, 4 विदिशाओं की बात करते हैं, और आज के दौर में उन विदिशाओं को फिर आगे 8 विदिशाओं में विभाजित कर दिया गया।
उन 8 दिशाओं को विभाजित करने के बाद हर दिशा के द्वारों को भी निर्धारित कर दिया गया, जिसको हम 32 देवतास बोलते हैं। उन 32 देवतास के अपने अपने डोर्स बने हुए हैं। उसी में से एक द्वार आता है भल्लाट देव का द्वार, जिसको हम N3 N4 बोलते हैं, जो कि नॉर्थ की दिशा में है। अब लोग कहेंगे कि मेरे नॉर्थ में तो दीवार है, मेरे नॉर्थ में तो ये है, तो उसके लिए हम वर्चुअल एंट्रीज का यूज़ करते हैं कि आप वर्चुअल एंट्री उस दीवार पे लगा दीजिए। वो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं लगाने के। वो वर्चुअल एंट्री हो सकता है उतना काम ना करे जितना एक रियल डोर काम करेगा, लेकिन आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए वो सक्षम है। मतलब आपका कहने का मतलब है नॉर्थ साइड में दरवाजा होना चाहिए, तो वो दरवाजा क्या मेन डोर या घर के अंदर का कोई दरवाजा? मेन डोर, जिससे मेन आप डोर, घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अच्छा मेन डोर आपका नॉर्थ में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, हाँ, आपने पूछा क्या टोटका है, टोटका है ये। हाँ, तो यदि संभव है तो अपने घर का ध्वजा N3 N4 में लाएं, जो कि भल्लाट देव है। कभी पैसा नहीं आता है घर पे, हमेशा पैसे कमाने के तरीके आते हैं। उन तरीकों को आप कितना पकड़ते हो, कितना समझते हो, कितना उसको प्रयोग में लाते हो, वो तय करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं वास्तु करने से छप्पर नहीं फटेंगे, लेकिन छप्परों को कैसे फाड़ना है, यानी कि कैसे धन वर्षा करनी है, वो तरीके आपको पता लगने लग जाएंगे। अब किसको आप पकड़ते हो किसको नहीं पकड़ते हो, तो आपकी जिंदगी, आपका चुनाव, आपकी चॉइस ही आपकी लाइफ है। आपने जो पास्ट में चूज किया वो प्रेजेंट में हो, जो प्रेजेंट में चूज करोगे वो आपके फ्यूचर को क्रिएट करेगा। तो टोटका, सबसे बड़ा टोटका है डीक्लटरिंग ऑफ योर थॉट्स, डीक्लटरिंग ऑफ योर हाउस। हाउस को नीट एंड क्लीन रखना, हाउस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रेग्रेंस, अरोमेटिक फ्रेग्रेंस आपके घर में अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि वो आपकी स्पेस की भी क्लिनजिंग करते जाए। और यदि हम फिर कोई वास्तु की बात करते हैं तो वही N3 N4 का द्वार है, E3 E4 का द्वार भी है। ये 2 द्वार ऐसे हैं जो धन वर्षा करते ही करते हैं, किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, कि आपको नए नए मौके मिलने लगेंगे, नई डील्स मिलने लगेंगे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज मिलने लगेंगे ग्रो करने के लिए। तो ये आजकल जो पाइराइट और सेलेनाइट ये सब बोला जा रहा है कि पाइराइट रखिए, सेलेनाइट रखिए, इसका भी, क्रिस्टल्स का भी कोई योगदान है पैसे को लेकर के? बिल्कुल। आप ये देखिए ना, हिमालय पे ही लोग क्यों तपस्या करने जाते हैं, क्योंकि हिमालय के जो पर्वत बने हुए हैं वो बने ही क्रिस्टलाइज स्टोन से हैं। क्रिस्टल एक ऐसा धातु है, एक ऐसा स्टोन है जो जीवित है। आप अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल उगता है, वो समय पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो चीज बढ़ रही है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जीवाणु क्षमता है, और जिसके अंदर जीवाणु क्षमता है उसको यदि हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो वो वाइब्रेट और फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्रिएट करता है। पाइराइट को लक्ष्मी जी से कनेक्ट किया जाता है, पाइराइट को पैसे की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं पाइराइट का चलन बढ़ता जा रहा है। और वैसे ही मैंने आपको कहा, समय काल परिस्थिति है, एक चीज आएगी तो दूसरी जाएगी। आज पाइराइट का चलन है, कल इसको छोड़ के किसी और चीज का चलन आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, पाइराइट से अधिक हम इंडियंस हैं, हम सनातनी हैं। यदि हम उतनी ही लक्ष्मी माँ की पूजा करें, उतनी हम नारायण देव की पूजा करें, तो पाइराइट से कहीं अधिक काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाइराइट काम नहीं करता है, लेकिन जो रिचुअल्स, जो ज्वेल्स हमें अपने परमात्मा ने, जो हमारी जनरेशन्स ने हमें दिए हुए हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। व्यक्ति अपनी कुल देवी को बना के रखे, व्यक्ति अपने इष्ट देवता को बना के रखे, तो मैं कहता हूं उसको ये पाइराइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुल देवी
का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है, आपके पितरों का जो कि फोर फादर्स हैं उनका आशीर्वाद अगर आपको मिलता है, आपके ईष्ट देव जिसको पूरी फैमिली मानती है उसका आशीर्वाद अगर आपको मिलता है, तो वो अपने आप में इनविजिबल पाइराइट है। ये पाइराइट की तो हो सकता है फिर भी कोई लाइफ हो, वो तो लाइफ लॉन्ग है आपके लिए, और कितनी आने वाली जनरेशन को बेनिफिट देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो लोग कहीं ना अपनी रूट से भटकते जा रहे हैं। जो उनके घर के बेसिक रिचुअल्स थे, जो फोर फादर्स करते थे, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रेमेडीज होती थी। कोई एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी थी, कोई वास्तु की रेमेडी थी, इसीलिए कभी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी वास्तु का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो अननोइंगली प्लैनेट्स की रेमेडीज करते थे। लेकिन आज हम अपनी रूट से शिफ्ट होते जा रहे हैं, हम नई नई चीजों में आते जा रहे हैं। मैं कहता हूं न्यू चीजों का आना, ग्रोथ आना अच्छी चीज है, बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अगर आप रूट्स को भूल जाएंगे तो फिर आपकी जो स्टेबिलिटी है खत्म हो जाएगी, आप हवा में फ्लाई करने लग जाएंगे। तो आप कब तक ऊपर है कब नीचे आ जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे आज व्यक्ति 1 मिनट में यहां बोलता है फिर नीचे पहुंच जाता है, उसका कारण ही यही है क्योंकि वो अपने रूट्स को भूल गया है। आज सबसे ज्यादा अगर जरूरी है आज की जनरेशन के साथ काम करना, तो सबसे पहले उनको उनकी रूट्स रियलाइज कराना, उनको उनके रिचुअल्स को समझाना। हो सकता है वो अपने पुराने बातों को ना समझे, लेकिन उनको समझाने के आज के एनर्जेटिक वेज भी हैं। क्योंकि आज व्यक्ति से बात करो आज की जनरेशन से, तो वो परमात्मा की बात नहीं करते, वो एनर्जी की बात करते हैं। वो ईश्वर की बात नहीं करते, वो यूनिवर्स की बात करते हैं। वो प्रार्थना की बात नहीं करते, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जबकि बात एक है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार उसका नाम परिवर्तित हो गया है। तो कुछ परिवर्तन हमें लाना होगा कि हमें उनको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के फॉर्म में समझाना होगा, और कुछ परिवर्तन उनको लाना होगा ये समझने में कि प्रार्थना करने से भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ही क्रिएट होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि 1.25 लाख बार चैंट किया तो मेरा चीज हो गई, मैं उस मंदिर में गई तो मेरी प्रार्थना रिसीव हो गई। हकीकत क्या है, हम उस जोन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उस जोन की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसमीटर को एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसीलिए वो चमत्कार हो गया। सेम वे में वही काम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर दो तो वही प्रार्थना वाला काम होता है, इसीलिए वही अफर्मेशन भी काम करती हैं। तो दोनों अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने अपने जनरेशन का तरीका है। बहुत अगर कोई इतनी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन जो आपके साथ मैं कर रही हूँ, अगर मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जिन्हें ऑकल्ट साइंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सोल जर्नी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो शायद परेशान हो जाएं कि हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो कभी तो आप कह रहे हैं कि सोल की बिलीफ सिस्टम्स पे जाओ, कभी न्यूमरोलॉजी पे जाओ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं अभी इसी पूरे कॉन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से प्यार से सेटल कर रही थी अपने अंदर, तब मुझे समझ में आया कि आपका ओवरऑल ग्रोथ अगर आपको करना है और अगर आपका समय आ गया है कि आपको ओवरऑल ग्रोथ होनी है आपकी, आई थिंक सो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बदलने लग जाती हैं। आपका वाइब्रेशन भी चेंज होगा, आपको जो विधा की तरफ जाना है आप जाने लगेंगे, आपके नंबर्स में भी चेंजेस आएंगे, और आपके ऑब्वियसली जिस डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा हुए थे वो डेट तो नहीं बदलेगी, वो डेट तो वही रहेगी, प्लैनेट्स भी वही रहेंगे, लेकिन आप उसके प्रभावों को बहुत प्यार से सिंप्लीफाइड वे में हैंडल करने लग जाएंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ होने लग जाएगी। और सही बात है, ये सारी चीज़ें बहुत आगे चल करके यूज़फुल होंगी उनके लिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है जिसमें रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, आदमी पैसे तो कमा लेता है, जितनी भी उपचार है ग्रहों के बारे में, ये सारी चीज़ों को करके पैसे तो किसी तरीके से वो कमा लेता है, क्योंकि आपने सही बात बोली कि हम अपने बिलीफ सिस्टम से फ्री नहीं हुए हैं। रोटी कपड़ा मकान में आज भी हम फियर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स, उस रिलेशनशिप का क्या करें जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, या कोई कहता है कि मैं अपना सोल मेट अट्रैक्ट करना चाहता हूँ,
ये जो रिलेशनशिप में इतना मैसिव एरर हुआ है, लोग प्यार से दूर भी भाग रहे हैं, लोनलीनेस भी फील करने लग रहे हैं, और सारी की सारी जो दर्द उनके अंदर है, जो उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रही है, यानी कि सभी पर से उनका विश्वास हटा रही है। रिश्तों को लेकर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एक्सेस, रेकी, इनके क्या रोल्स हैं? कैसे आप अपने आप को इतना अलाइन करें कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें, एक अच्छे बिजनेस पार्टनर को अट्रैक्ट करें, माँ बाप के साथ अच्छे रहें, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें? क्वेश्चन बहुत वास्ट है, आप प्लीज़ आराम से बताइएगा, क्योंकि इसमें पूरे रिश्तों से जितने सवाल मुझे आज तक मिले, मैंने उसे एक प्रश्न में ही डाल दिया है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बहुत कुछ करते थे, नाम नहीं देते थे। हम हमेशा जॉइंट फैमिली सुनी है, लेकिन वो जॉइंट फैमिली अपने आप में इनडायरेक्टली एक वास्तु का उपचार भी था, अपने आप में इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजी का उपचार भी था, अपने आप में इनडायरेक्टली आपके अपने बिलीफ सिस्टम के भी काम होता था। आपने अक्सर देखा है, पहले लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे, बहन बुआ बेटी घर में आती जाती रहती थी, मामा आते रहते थे, बच्चे नाना नानी के जाते रहते थे। ये क्या था? रिश्ते थे। लेकिन अगर हम इसी रिश्तों को हकीकत में देखें तो यही सब प्लैनेट से हैं। पहले भाई भाई को प्रेम था, क्योंकि लालच नहीं था, तो उसका मंगल सही था। पहले एक भाई अपनी बहन को या एक पिता अपनी बेटी को देख के खुश होता था, उनका बुध अच्छा था। बेटा माँ के संपर्क में रहता था, दूर नहीं जाता था, चंद्रमा अच्छा रहता था। बेटे और पिता के संबंध अच्छे थे, उसका सूर्य अच्छा था। बेटे के दादा के साथ अच्छे संबंध थे, उसका बृहस्पति अच्छा था। बच्चे मामा मामी नाना नानी के यहाँ जाते थे, उनका बुध अच्छा था। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे, हर प्लैनेट कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट बैलेंस किया जा रहा था। सपोज कीजिए आपका मंगल खराब था, ठीक है, अब दो भाई बैठे हैं, दोनों ने बर्फी का टुकड़ा लिया, शौक में एक दूसरे को खिला दिया। अब मीठा खिला दिया, मंगल की चीज खिलाया किसको? मंगल को। तो मंगल क्या होगा? अपने आप ही सेटल हो जाएगा। पहले हम भोजन कहाँ करते थे? जमीन पे बैठ के एक साथ में करते थे। तो होता क्या था? किसी का मंगल बद है, उसको हम क्या बोलते? जमीन पे बैठ कर खाना खाओ। तो बाय डिफॉल्ट ही तो वो जमीन पे बैठ के खाना खा रहा है, बाय डिफॉल्ट वो अपने बड़े भाई की बात मान रहा है, बड़े भाई का ध्यान रख रहा है, छोटे भाई का ध्यान रख रहा है। सारे जो ज्वाइंट फैमिली थी वो अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी थी। आज क्या हो गया? आज आप किसी को बोलो कि यार तेरे को अपने भाई को हर महीने एक मिठाई का डब्बा दे के आना है, तो वो क्या बोलते पता है? और कुछ भी बता दो सर, ये नहीं हो सकता। तो हकीकत ये है, जब तक वो नहीं हो सकता तो मंगल भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्लाइंट है, परेशान है, तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, वहां चोला चढ़ा दो, लोगों के पास नमकीन बांट दो, मंगलवार शनिवार मंदिर के बाहर प्रसाद बांट दो। लेकिन वास्तविकता क्या है? यदि वो कुछ भी ना करे, केवल अपने भाई से संबंध अच्छे कर ले, उसके साथ प्यार मोहब्बत रख ले, उसकी बातें मानने लग जाए, उसका मंगल ठीक हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का तो रिश्तों से इतना बड़ा संबंध है जो हम उसको नाप ही नहीं सकते हैं। आज के दौर में जो जितनी दिक्कतें आ रही हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे प्लैनेट्स पहले अपने आप रेमेडी होती रहती थी, पक्षियों को खाना डालना, गाय को चारा डालना, बंदर को खिलाना, मछलियों को डालना, ये हमारे पूर्वज अपने आप करते रहते थे समय समय पे। तो ये हमें रेमेडी नहीं बतानी पड़ती थी। नाना के जा रहे हैं, कुछ लिए गए, मामा आ गया, अपने भांजों का जन्मदिन बना दिया, किसी का जन्मदिन है, सह परिवार मिलके खाना खा लिया, साल में 2-3 बार घर में पूजा हो गई, भंडारा कर दिया, कन्याओं को जिमा लिया।
तो अपने आप प्लैनेट्स के काम होते रहते थे, तो लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन आज क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, दो हम, दो हमारे दो, 4 जनों में अब सारे प्लैनेट्स नहीं कवर कर सकते हो। कोई अपने मामा से बात करके खुश नहीं, कोई अपनी बुआ से बात करके खुश नहीं। और कहीं ना कहीं कारण क्या है, इच्छाएं, लालच, कि उसका जो है वो मेरा कैसे हो जाए, मेरा उसको कैसे मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, समय की फ्रीक्वेंसी है। यही तो कलयुग का चलन है। अगर ये नहीं होगा तो कलयुग ही नहीं होगा। अगर सतयुग की तरह आज भी सभी एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएं तो कलयुग नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली हकीकत में देखा जाए तो एक सिनेरियो की सिचुएशन है, लेकिन अगर इसकी कोई इंप्रूवमेंट है तो वो यही है। सेल्फ लव का मतलब क्या है, आप जब खुद से प्यार करोगे जब भी दूसरों से करोगे। यानी कि एक दूसरे से जितना आप अपने रिलेशन को इंप्रूव करोगे, आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप नहीं करोगे तो फिर आप रेमेडी ही रेमेडी करोगे, लेकिन रिजल्ट तब भी 100% नहीं मिलेंगे जब तक आप वो रिलेशन इंप्रूव नहीं करोगे। क्योंकि आज लोगों की है ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। पहले एक भाई दूसरे भाई से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था। आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा होगा, घर के बड़े हैं अच्छा ही करेंगे, बड़ा भाई है मेरा कभी बुरा चाह ही नहीं सकता। लेकिन आज के दौर में क्या है, अरे वो बड़ा है सब कुछ ना ले जाए, अरे देख वो सारा कंट्रोल कर रहा है, आगे आने वाले समय में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक तो फियर, एक डाउट, एक एक्सपेक्टेशंस आ गई कि वो उसके लिए उतना करके चले। तो ये कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट का स्कोप फिर वही है कि दोनों को अपनी ईगो को लोअर डाउन करना होगा, क्योंकि पहले आप में ट्रेन निकल जाती है और वही निकल रही है। इसीलिए लोग क्या अवेयर तो हो रहे हैं कि ये प्लेनेट ये है, ये प्लेनेट वो है, लेकिन जो रियल सॉल्यूशन है वो करना ही नहीं चाहते। बोले भाई मेरे को अपनी बहन से बात करे हुए 10 साल हो गए, मैं नहीं कर सकता। तो भाई बुद्ध क्या करेगा फिर, बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर अपने बुद्ध को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपको अपनी सिस्टर को मनाना होगा, उसको खुश रखना होगा, टाइम टू टाइम पे उसको कुछ लेते देते रहना होगा, तभी आपके बुद्ध का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप गाय को चारा खिलाओ, आप कबूतर को दाने डालो, आप गणेश जी की पूजा करो, वो सब काम करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई मैजिक चाहिए तो मैजिक रिलेशंस में है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो मिलकर रहते थे। परिवार के बाद फिर कुनबा, यानी कि जो 4 फादर्स अपने आप में रिलेटिव थे उसको हमारी भाषा में कुनबा बोलते हैं, यानी कि और बड़ा परिवार। तो लोग अपने आप में स्ट्रेंथन होते थे, बाय डिफॉल्ट उनकी रेमेडीज चल रही होती थी, जो कि आज खत्म हो गई। आज दादा कहीं रह रहे हैं, पोता पोती कहीं रह रहे हैं, मामा कहीं रह रहे हैं, बुआ कहीं रह रहे हैं, साल में एक बार मिले तो मिले भी तो किसी त्यौहार पे मिले। और त्यौहार आते से पहले टेंशन तो यही होती है, उसको ये देना है, उसको वो देना है, उसको ये आइटम ला के देनी, वो खर्चे नहीं तो टेंशन दे रखी है। पहले कोई कुछ भी दे देता था, चलता था, लेकिन अब क्या है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, लोगों की नीड्स बढ़ गई, चॉइसेस बढ़ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इन चीज़ों ने सेपरेशन क्रिएट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अगर इंप्रूव करना है तो वही चीज़ है कि कुछ ना कुछ पुराने समय में आना पड़ेगा, यानी कि मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और उस मिलजुल कर रहने के लिए हमें एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करना पड़ेगा, ईगो को लोअर डाउन करना पड़ेगा, तभी रिलेशंस में इंप्रूव होने की संभावना है। अब दूसरे पैरामीटर में देखें, पहले जन्मपत्रियां मिलाई जाती थी, फिर रिश्ते होते थे। एक उससे पहले का दौर था, कुछ भी नहीं किया जाता था। एक आज का दौर है, जन्मपत्री मिलाई जाती है। लेकिन उस मिलाने में और इस मिलाने में क्या अंतर है? पहले व्यक्ति जो मिलती थी वो मानता था, आज व्यक्ति कहता है मेरे को ये चाहिए, कैसे कर दोगे वो बताओ। यानी कि 2 व्यक्ति आए, जन्मपत्री मिलवाई, बोले नहीं मैच कर रही, पंडित जी उपाय बताओ। या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, सर को इसका सॉल्यूशन दीजिए।
एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? रियल एस्ट्रोलॉजर मना कर देगा साफ, सर ये पॉसिबल नहीं है। मे भी कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा कि अपने क्लाइंट को नहीं लूज करना चाहता होगा, वो क्या करेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। लेकिन क्या वो सोल्यूशन काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब प्लैनेट मिसमैच है, नंबर्स मिसमैच हैं, तो वो कोलाइड तो करेगा ही करेगा रिश्ता। आज करे कल करे, वो डिपेंड करता है प्रारब्ध क्या है, एक व्यक्ति की अपनी आत्म क्षमता क्या है, बर्दाश्त करने की, देखने की, समझने की, पेशेंस लेवल क्या है। लेकिन कोलाइड अवश्य करेगा। तो व्यक्ति रिश्ता करने से पहले एनालाइज कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ी अपने अहम को कम कर ले। तीसरी चीज, थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन कर ले, तो रिलेशंस बहुत हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। तो अखिल जी, जैसे आपने अभी बताया कि अगर दो इंसान आकर आज के समय में कहते हैं कि मुझे यही चाहिए, आप कैसे भी करके इसका मिलान कर दो। हम यूनिवर्सल वे में इसको समझते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि पहले जॉइंट फैमिली में सब रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है, फ्लैट्स छोटे हो गए हैं, प्रमोशंस के लिए दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है लोगों को, आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ग्रोथ देखेंगे तो हर समय कुंभे के बीच में नहीं रहा जा सकता है, लेकिन प्यार तो दूर से भी बना रह सकता है, जो रह भी रहा है। लोग आज भी अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जॉइंट फैमिली आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें अपने घर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। और रही बात लव मैरिजेस की, अगर हम सोलमेट की बात करते हैं तो सोलमेट को तो जन्म पत्री लेकर के आप नहीं ढूंढ सकते कि तुम्हारा मेरा ग्रह चलो मिल रहा है, हम दोनों एक दूसरे को परख लेते हैं, या अरे तुम्हारा मेरा मिल रहा है, तुम ही मेरी सोलमेट हो, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में मतलब आप अगर कह रहे हैं कि अगर ग्रह नहीं मिल रहे हैं, नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, मगर दो इंसान आकर के आपसे कह रहे हैं कि हमारा मिलान कर दो, तो आपको नहीं लगता कि प्यार ज्यादा प्रबल है ग्रह नक्षत्र और नंबर्स से? कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे का साथ देंगे, और वो अगर साथ देने के लिए भी रेडी हैं, तो इसमें ग्रह नक्षत्र और नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं विवाह में? आप जब सोलमेट की बात करते हैं तो सोलमेट कौन हुआ? जिसके साथ आप खुश रह सकें, जिसकी लाइफ में आपके आने से आपके जीवन में ग्रोथ आए, दोनों एक साथ ग्रो कर सकें, एक हैप्पी लिविंग लाइफ जी सकें, इसी को आप सोलमेट बोलते हो। ये कब होगा? जब दो व्यक्तियों के नेचर मैच करेंगे, जब दो व्यक्तियों की सोच मैच करेगी, जब दो व्यक्ति की पर्सनालिटीज मैच करेगी, जब दो व्यक्तियों का जीने का तरीका मैच करेगा। और ये पर्सनालिटी, सोच, जीवन जीने की शैली कौन देते हैं? प्लैनेट्स, नंबर्स, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ना, प्रेयर्स और अफर्मेशंस मतलब एक है, नाम अलग अलग है। अखिल जी, शादी क्या आपको लगता है कि जितने भी लोगों की शादियां टिकी हुई हैं, उन सब ने अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को मिला करके शादी की थी, इसलिए उनकी शादियां टिकी हुई हैं? और जितने भी तमाम डिवोर्स के केसेस आज कोर्ट में फाइल हुए पड़े हैं, जो पाइल्स पे पाइल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स नहीं मिलाए गए थे? तो विवाह का, कंपैटिबिलिटी का एस्ट्रोलॉजी से इतना गहन रिश्ता है कि अगर हम कंपेयर नहीं करें दोनों के चार्ट्स को, तो क्या डिवोर्स निश्चित है? देखिए, पहली चीज तो हर किसी के चार्ट में डिवोर्स निश्चित नहीं है। दूसरी चीज, केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी आज के दौर को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि केवल एस्ट्रोलॉजिकल कारण से ही डाइवोर्स हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड हैं, ये बहुत बड़ा सच है। क्योंकि मैंने कहा ना, हर चीज को करवाने के लिए एक सिचुएशन का क्रिएशन होता है। डाइवोर्स कोई एक दिन का नहीं होता है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। व्यक्ति की सोच नहीं मिलती है, उनके छोटे छोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वही झगड़े मेजर फॉर्म ले लेते हैं। फिर आपने बात करी कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाकर शादी करना ज़रूरी है?
तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोगों की पत्रियां नहीं मिलाई, तो क्या टिकने के बाद पत्री मिला के देखी? नहीं। मिला के देखी, जब भी तो पता लगेगा। क्योंकि जब आपका समय और घड़ी अच्छी होती है तो आपका चुनाव, आप देखो ना देखो, वो वही मिलता है जिसके लिए आप बने हुए हो। मगर अखिल जी, पहले ज़माने में जो मतलब हमारे दादा परदादा थे, उनकी तो पत्रियाँ नहीं दिखाई जाती होंगी। लेकिन आपने कभी देखा है कि वो चुनाव कैसे करते थे? वो कहाँ चुनाव करते थे? उनके फादर जाते थे दूर गांव में, उनको अचानक से कोई जमींदार की हाँ, बेटी तो वो पसंद आ जाती थी। क्या देखते थे वो? बस वो लड़की पर सुशील होनी नहीं, चाहिए, पढ़ी लिखी वो नहीं भी हो तो सबसे चलेगा। पहले उस परिवार का चाल चलन देखते थे हम्म। कि इस परिवार की क्या साठ गांठ है समाज में, क्या उनके आचरण हैं, क्या उनके बिलीफ सिस्टम है, और क्या वो बिलीफ सिस्टम हमारे परिवार से मैच करते हैं क्या। पैसे से पहले वो इन चीज़ों का निरीक्षण करते थे। और अगर आज की डेट में देखोगे तो अब क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति की इनकम पूछी जाती है। अब परिवर्तन समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। तो जब आपने बेसिक चीजें देखना बंद कर दिया, पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है आपके लिए सबसे जरूरी वही रह गया, तो आपको बाकी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। जो बुजुर्ग पहले जाते थे वो परिवार का निरीक्षण करते थे, लड़की के अंदर क्या खूबी देखते थे कि उसके अंदर शालीनता कितनी है, धैर्य कितना है, किस कला में निपुण है, घर को संभालना जानती है कि नहीं जानती है। क्योंकि पहले के दौर में महिलाओं का काम वही था। ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मेरी भी शादी हो रही थी तो मेरे फादर इन लॉ ने मैं आईटी में थी, आईटी प्रोफेशनल थी, तो मुझे बोला गया था कि सिलाई सीख लो, गाड़ी चलाना सीख लो, स्वेटर बुनना सीख लो। तो फादर ने 6 महीने गैप ले करके शादी से पहले मुझे गाड़ी चलाना, रोटी बनाना, खाना बनाना, स्वेटर बुनना, सिलाई करना, ये सब सिखाया गया था। तो आई एग्री विथ इट कि पहले ज़माने में ये सब चीज़ें वो देखी जाती फेमिनिज्म थी। की क्वालिटी थी। करेक्ट। उसी के लिए गृहिणी को गृहिणी बोला जाता था, घर को संभालना। लेकिन समय काल परिस्थिति बदल चुकी है। आज हर युगल जोड़ा चाहता है कि हम दोनों कमाएं। क्यों? खर्चे बढ़ गए, इच्छाएं बढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर वजन बढ़ेगा तब लड़ाइयाँ होंगी। करेक्ट। जब वो अपना अपना कमा के खर्चेंगे वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। करेक्ट। जिस भी आप डाइवोर्स को देखते हैं उसका 80% रीजन यही होता है कि जब लोडिंग एक के ऊपर आ जाती है तब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। ओके। और जब उस लोडिंग को सामने वाला नहीं समझता है तो वो कहते भाई अलग हो जाओ। दूसरा कारण, आज लोगों को वो इजी वे लगने लग गया। पहले लोगों के अंदर एक बिलीफ था मिल के रहना है। मिल के कैसे? जिसको हम आज की भाषा में कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं कि आपकी तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं था, पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल होता था, कुछ हमारे अंदर सहनशीलताएं होती थी, बर्दाश्त करने की ताकत होती थी, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी कि ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, चल तो रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है, क्षमताएं भी नहीं है, फैमिली की रिस्पेक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन आज उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा डाइवोर्स हो जाएगा तो हमारे फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। उनको आजकल लिबरेशन चाहिए। लिबरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि सबका अपना अपना जीने का तरीका है। पहले दो लोग मिल के चलना चाहते थे, अब हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है। अब ऐसे में आप ये बोलो कि चार्ट भी मैच मत करो, नंबर भी मैच मत करो, जिसको जो पसंद है उससे उसकी करवा दो, तो ये चीजें और बढ़ेंगी। हम कम से कम चार्ट से ये तो पता कर सकते हैं ना कि इन दोनों के मिलने से कोई वो योग तो नहीं बन रहा। क्योंकि योग अगर बनेगा तो सिचुएशन भी बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा सभी के लिए वो योग फलित भी होगा,
कोई जोड़ा ऐसा भी होगा जो बर्दाश्त कर जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि नहीं यार ये ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, हम दोनों ऐसे ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी भी फैमिली मैंने देखी है। लेकिन यदि उसकी होरोस्कोप मिला ली गई, अब सपोज कीजिए किसी की 23 साल में शादी नहीं होनी चाहिए थी, लाल किताब कहती है 25 से पहले होनी चाहिए थी, 23-25 के बीच में होनी चाहिए थी, 28 से पहले नहीं होनी चाहिए थी, 28 के बाद होनी चाहिए थी। तो यदि आप अगर विवाह के समय पे ये चीजें देख लेंगे तो उस शादी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। जी, लाल किताब के बारे में भी आपसे पूछती हूँ। आप पहले ये बताइए कि मांगलिक दोष का अर्थ क्या है? मांगलिक दोष का अर्थ क्या है? और लड़कियों में मांगलिक दोष होता है तो लड़कों पर क्या प्रभाव पड़ता है? लड़कों में मांगलिक दोष होता है तो लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और अगर मांगलिक दोष निकल आता है, लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन किसी एक में मांगलिक दोष निकल जाता है और एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं, तो क्या उनको सिर्फ मांगलिक दोष की वजह से एक दूसरे के इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, दोष तो लोग बोलते हैं, ये एक मंगल की परिस्थिति कह सकते हैं या एक मंगल का दूसरा रूप बोल सकते हैं। क्योंकि जब ऊर्जा ही गलत नहीं है तो दोष तो हो ही नहीं सकता। जब मंगल का प्रभाव जीवन में अधिक होता है, मंगल किसी ऐसे घर में बैठा होता है जहां उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जहां उसका आक्रोश बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। क्रूर के अंदर अगर क्रूरता अधिक आ गई तो वो डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। अब वो क्रूर किसी सौम्य व्यक्ति नहीं संभाल सकता। कहने का मतलब, मांगलिक व्यक्ति थोड़ा उत्तेजित होता है, अत्यधिक उत्तेजित, उसका क्रोध अधिक पार सीमा पे होता है, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव होते, क्रिएटिव उनको बनना पड़ता है लाइफ में। जब तक वो अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट नहीं करेंगे, जब तक वो क्रिएटिव नहीं होते, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो अब ऐसे में यदि आपको पहले ही पता लग जाए कि जो आप चार्ट मिला रहे हो उसमें एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है और दूसरी सौम्य फोर्स है, तो आप क्या करोगे? कोशिश तो यही रहेगी ना कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स से ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स का मिलन हो, ताकि दोनों को संभाल तो सके एक दूसरे को। अब दूसरा क्रोध में आ जाएगा, वो संभाल ही नहीं पाएगा, तो रिश्ता वैसे ही नहीं टिकेगा। यह है मुख्य कारण। लेकिन अब आपने दूसरी बात करी कि कोई लव मैरिज कर रहे हैं और वहां मंगल दोष आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है उन दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि आज के दौर में सब, मैंने कहा ना, हर चीज़ों का मिश्रण जरूरी है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के अंदर पेशेंस लेवल है, दोनों उतार चढ़ाव संभालने में सक्षम है, तो मैं कहता हूँ कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है? मंगल दोष का उपाय करवाना है, मंगल का हवन जाप जो भी इसका उपाय बनता है वो करवाइए और आप शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप शादी करेंगे तो मंगल का जो प्रभाव है वो होगा ही नहीं, होगा। लेकिन अगर आप तैयार हैं उसको झेलने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा हम यही बोलते हैं, यदि आपके पास कोई विकल्प है तो कोशिश कीजिए पहले विकल्प लीजिए। कारण वही है कि दो पर्सनैलिटी जब बिल्कुल अपोजिट होंगी, उनका मिलना मुश्किल है। सम होंगी फिर भी कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, और दो पर्सनैलिटी एक दूसरे को संभालने वाली होंगी तो वो रिश्ता अधिक जल्दी पनप जाता है। एक में बचपना है, एक में बड़प्पन है, तो लाइफ बड़ी स्मूथली निकल जाएगी। दोनों बड़े हैं तो भी स्मूथली निकल जाएगी। लेकिन अगर दो बच्चे मिल गए, दोनों की सोच अगर बचपने वाली है, तो शायद जिंदगी उतनी सरलता से नहीं बीतती। मांगलिक व्यक्ति थोड़ा सा अधिक आक्रोशी होता है, वो कुछ भी बोल देता है गुस्से में आके, उसके गुस्से का लेवल बहुत अलग लेवल का होता है, और वो हर व्यक्ति नहीं बर्दाश्त कर सकता, हर व्यक्ति उसको सह नहीं सकता, हर व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकता। इसीलिए जो व्यक्ति ऊर्जा को संभाल सकता है उसके लिए विवाह करने में कोई भी मनाही नहीं है। मगर विवाह के बाद कहते हैं ना कि ऊर्जा एक्सचेंज हो जाती है, तो जैसे अगर एक मांगलिक व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक के साथ होती है
तो ऐसा तो नहीं है कि वो आक्रोश वो नॉन मांगलिक के अंदर दे दे और लाइफ बिल्कुल केओस हो जाए। तो मतलब लड़की के अंदर अगर मांगलिक दोष है तो उसका इफेक्ट अलग होता है, लड़के के अंदर मांगलिक दोष है तो उसका इफेक्ट अलग होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, मंगल तो मंगल ही है, चाहे लड़की के अंदर हो चाहे लड़के के अंदर हो। हम्म। डिपेंड करता है कितनी डिग्री पे मंगल है। पहली चीज तो सारे मंगल दोष दोष नहीं होते हैं। कईयों को हम आंशिक मांगलिक भी बोलते हैं। आंशिक मांगलिक का मतलब ही वही है कि मंगल कितनी डिग्री पे है। अगर मान लो वो चाइल्ड है तो वो उतने अंदर उसका गुस्सा होगा ही नहीं, उसको आंशिक बोलेंगे। अगर वो यंग स्टेट पे है तब वो पूर्ण मांगलिक है। ये भी आप अक्सर सुनेंगे कि आंशिक मांगलिक है, नॉर्मल के साथ शादी हो सकती है। क्यों? कारण क्या है? मंगल की मान लो डिग्री 4, 6, 8 हो या 28 से ज्यादा हो, या तो बूढ़ा मंगल हो गया या बच्चा हो गया। तो जब बूढ़ा मंगल और बच्चा है तो उसके अंदर वो मंगल की उत्तेजता उतनी होगी ही नहीं। तो एक सरल व्यक्ति भी उसको संभाल लेगा। अब आप उदाहरण लीजिए, जैसे गैस आपने जला रखी, ठीक है, आपने एक टोपिया गर्म किया। अगर वो समता में गर्म होगा तो आप उसको उठा के रख देंगे। अगर वो अधिक गर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? कोई चिमटा लेंगे, कोई कपड़ा लेंगे, संभल के रखना पड़ेगा। वही मांगलिक दोष भी है। यदि डिग्री 15 से लेके 25-23 के बीच में है, वो प्रबल मंगल है। उसके अंदर उत्तेजना भी उतनी अधिक होगी, गुस्सा भी होगा, जल्दबाज भी होगा, मुंहफट भी होगा। अब उसको संभालने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? जो उसको बियर कर सके। अब कोई लव मैरिज में आ रहा है, नहीं जी मैं संभाल लूंगी, मुझे आदत हो गई है, मेरे को पता है इनका नेचर ऐसा ही है, बिताओ। लेकिन उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन वो तैयार है उसके चुनाव के लिए। लेकिन अब कोई अरेंज मैरिज हो रही है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो क्या जरूरत है किसी आक्रोशी व्यक्ति को एक सरल स्वभावी व्यक्ति से मिलाने की? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हम बोलते हैं कि यदि आपके पास कोई दूसरा विकल्प है तो पहले वो देख लीजिए। करेक्ट। तो प्रभाव हर चीज का है, लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, उसके अनुरूप हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली हमने बात कर ली, ग्रहों के बारे में हमने बात कर ली, मांगलिक दोष के बारे में बात कर ली। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और वो हमारे ग्रहों को लेकर के कहते हैं कि आपका चंद्रमा नीच का है, मंगल ग्रह आपका है स्ट्रांग है या वीक है, तो वो कुछ नगों के बारे में बताते हैं कि आप ये पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए। तो ये जो नग हैं ये आपके ग्रहों को किस प्रकार हारमोनियसली हैंडल करते हैं, मतलब बैलेंस कैसे करते हैं? क्या आपके ग्रह और आपके नग के साइज का कुछ मतलब उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है कि आपको नग इतने साइज का पहनना चाहिए? किसी को अपनी फैमिली को बहुत नेम फेम मनी देना हो, हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो उनको ये पहनना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या चार्ट इसका जिसको हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर सकें और वो अपने परिस्थिति के अनुसार आपके ज्ञान से अपने परिस्थिति को सुधार सकें, ठीक कर सकें? देखिए, सबसे पहली चीज है नग क्या करते हैं। यदि आपके पास शरीर में विटामिन B12 कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? B12 लेंगे। B12 लेंगे। उसको चाहे फ्रूट से लें चाहे सब्स्टिट्यूट से लें, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो आपका जुपिटर वीक हो गया सपोज कीजिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? अपने दादाजी से अच्छे संबंध बनाएं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तो जुपिटर सही हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। ये क्या हो गया? ये नेचुरल फ्रूट्स और फूड से लेना हो गया। अब हम दूसरे पे आ जाए तो नेचुरल फूड को प्रोसेस करना, इसको हम स्टोन्स बोलते हैं। ये सभी स्टोन्स लाइवली स्टोन्स हैं जो कि सन रेज को एब्जॉर्व करके एक एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, बाकी को एमिट कर देते हैं। जिस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं वो उसी प्लैनेट से कनेक्टेड होती है। अब आपने बात की पुखराज की। अब किसी का जुपिटर वीक है या उच्च का है,
वीक व्यक्ति पहनेगा तो क्या होगा, उसका जुपिटर धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएगा, क्योंकि आपने टैबलेट ले ली। अब टैबलेट क्या करेगी, धीरे धीरे आपकी वीकनेस को कम कर देगी। और होगा क्या, आपका आपके बुजुर्गों से रिश्ता अच्छा हो जाएगा, आपके काम एक्सपेंड करने लग जाएंगे, आपका लक चल पड़ेगा। अब हम बात करें बिजनेस की, आपने बात की, मान लो किसी ने पन्ना पहन लिया। अब पन्ना क्या करेगा, जो वीक मरकरी है उसको बैलेंस कर देगा, या जो उच्च के मरकरी को और स्ट्रेंथ दे देगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और आप उसको पकड़ने में कितना सक्षम है। कोई भी स्टोन, कोई भी रेमेडी जब तक काम नहीं करेगी, जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेटली काम करते हैं। अब आपने दूसरी बात की कि इनके साइज का फर्क क्या है। अब सपोज कीजिए कोई 2 साल का बच्चा है और एक 30 साल का बच्चा है, तो क्या दोनों को आप एक ही मात्रा में भोजन दोगे? 30 वाले को 30 के हिसाब से दोगे, रोटी चावल दाल वगैरह सब कुछ। 2 साल वाले को क्या दोगे, आप एक चपाती दोगे, थोड़ी सी सब्जी दोगे, क्योंकि उसका उतने में पेट भर जाएगा। और 30 वाले का शायद एक रोटी और 2 सी सब्जी में पेट नहीं भरेगा। सेम ऐसे ही जो आपका वेट होता है उसका 10% के रत्ती का कम से कम स्टोन होना चाहिए आपकी एनर्जी को रिवाइव करने के लिए। कोई 70 केजी का व्यक्ति है तो कम से कम 7.5 रत्ती का स्टोन उसकी फिंगर पे होना चाहिए। लेकिन स्टोन जब भी काम करते हैं जब उनकी दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज रूबी पहन लिया और आपकी सूर्य की दशा अभी है ही नहीं तो वो एकदम से आपके लाइफ में नेम फेम आने लग जाएगा। इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर उसकी दशा होगी और वो अच्छी प्लेसमेंट पे होगा, वो रिजल्ट डिलीवर करने वाला होगा, तो वो स्टोन उसको 2x 3x 4x कर देगा। तो इसका मतलब है कि दशा के अकॉर्डिंगली हमें नग पहनने हैं, तो हम जो पूरे समय नग पहने रहते हैं वो नहीं पहनना चाहिए। पहन सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। यदि आपका प्लेनेट बुरा नहीं कर रहा है तो आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरा जुपिटर उच्च का है तो कोई भी दशा चल रही हो उसके अंदर प्रतिअंतर में भी आएगा, जुपिटर घूम के सर्कुलेट होके अंतर में भी आएगा, सूक्ष्म में भी आएगा। तो यानी कि वो जो जुपिटर का स्टोन है जुपिटर की दशा में तो काम करेगा ही, लेकिन दूसरे दशा की अंतर दशा के फेज में भी काम करेगा, प्रति अंतर में भी काम करेगा, सूक्ष्म में भी काम करेगा। लेकिन अगर कोई वीक प्लेनेट है, कोई ऐसा प्लेनेट है जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और उसको बैलेंस करना है, तो उसको मेजरली जब भी पहना जाता है जब उसकी दशा आए और हमें उसके नेगेटिव प्रभाव दिखने लगे, या हमें पता है कि इस दशा में ये दिक्कत आ सकती है, तो हम पहना देंगे। अखिल जी, लाल किताब के बारे में बहुत चर्चा होती है और काफ़ी लोग लाल किताब को फॉलो भी कर रहे हैं और उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस उन्होंने देखे भी हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में अंतर क्या है? देखिए, एक माँ और मौसी की तरह है। वैदिक को माँ बोला जाता है और लाल किताब को माँ की सिस्टर यानी कि मौसी बोला जाता है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। वास्तविकता में अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो हम पूर्वजों के बनाए हुए रिवाजों को भूल चुके हैं, लाल किताब के अक्सर उपाय वही हैं। आज मैंने आपको कहा ना, मंगल को ठीक करना है तो मंगल के रिश्ते को ठीक कीजिए, यानी कि अपने भाई से अच्छे संबंध बनाइए। लाल किताब सबसे पहले इस उपाय पे बात करती है। जब हम वैदिक में बात करेंगे तो क्या बात आएगी, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। वहां ये नहीं बोलते कि आप भाई से संबंध अच्छे कीजिए। तो ज्योतिष का व्यवहारिक रूप, ज्योतिष का आम रूप, सरल रूप को ही लाल किताब बोलते हैं। और 98% जो उपाय आज मार्केट में कोई भी दे रहा है, वो किसी भी नाम से दे रहा हो, वो कहीं ना कहीं लाल किताब से ही जुड़े हुए होते हैं। और लाल किताब सनातन धर्म में किस युग में आया और इसका उद्गम कैसे हुआ, कुछ इसके बारे में भी जानकारी दे पाएंगे आप? लाल किताब ज़्यादा पुरानी नहीं है।
ये 1900 के दशक में ही आई है। पंडित रूपचंद जोशी जी के हाथों से ही इसका उद्गमन हुआ है और उनकी भी अपने समय की बहुत अधिक चर्चाएं हैं कि वो जब भी एक किताब को बना लेते थे तो अपने परिवार में एक व्यक्ति को उनको खोना होता था। इस पीड़ा को सहते हुए भी, लेकिन जिस कर्म के लिए उनका जन्म हुआ था वो अंत तक अपना कर्म करते रहे और समय समय पर लाल किताब के अलग अलग विषयों पर वो पुस्तकें लिखते रहे, क्योंकि उन्होंने वैदिक से भी सीखा हो चाहे किसी से भी सीखा हो। देखो ये तो उनका समय था, मैं भी इतना नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है लाल किताब बड़े सरल रूप से काम करती है यदि उसे छेड़छाड़ न की जाए तो। बहुत उत्तम अक्सर लोग जानकारी। क्या करते हैं, यूट्यूब पे सुना कि अगर मंगल को सही करना है तो आप ये उपाय कर लीजिए, लेकिन क्या वो मंगल का उपाय उस व्यक्ति के लिए है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? सपोज कीजिए किसी की पत्री के अंदर मंगल उच्च का है, लेकिन वर्षफल यानी कि जिस वर्ष में वो उपाय कर रहा है उसमें वो मंगल नीच का आ गया। जिस महीने में वो उपाय कर रहा है उस महीने में नीच का आ गया। जिस दिन वो उपाय कर रहा है उस दिन वो नीच का आ गया। जिस घंटे वो उपाय कर रहा है उस घंटे वो नीच का आ गया। तो क्या होगा, वही उपाय उसके लिए जानलेवा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जब हम जन्म पत्री की बात करते हैं तो जन्म पत्री केवल पूरे जन्म की नहीं होती है, पूरे जन्म की एक पत्री है, फिर उसका निरीक्षण कर कर उस वर्ष की एक पत्री बनती है, फिर उसको सब डिवाइड करके महीना कुंडली जिसको हम बोलते हैं वो आपका मंथ बताता है। फिर उस मंथ को भी अगर हमें डिकोड करना है और अधिक, हम दिन कुंडली बना सकते हैं कि आज का ये जो धनतेरस का दिन है ये फलाना व्यक्ति के लिए कैसा जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे इस दिन में किस घंटे में ये काम करना चाहिए, हम घंटे की कुंडली बना सकते हैं अच्छा। जिसको हम आवरली होरोस्कोप बोलते हैं। अब कोई इससे भी सूक्ष्म चाहता है कि मुझे तो ये 4 बजे से 4:20 के बीच का समय मिला है काम करने का, तो हम मिनट कुंडली तक बना सकते हैं लाल किताब में कि इस मिनट आपको जो डिसीजन है लेना चाहिए कि अभी वेट करना चाहिए। बहुत माइन्यूट और बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा एक एक सेकंड की कुंडली जानने के लिए, लेकिन मैं फिर वही कहता हूं, यदि आपके जीवन में आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स की इज्जत करते हैं, आपके जो हाउस हेल्प्स हैं उनके लिए आप सपोर्टिव हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, आपके घर में आने वाले मेहमान खुश होकर जा रहे हैं, आपकी बहन बेटी खुश हैं, आपके जो भी फैमिली रिचुअल्स हैं, जो आपकी कुल देवी के रिचुअल्स हैं, जो आपके ईष्ट देव के रिचुअल्स हैं, या आपके परिवार ने किसी को गुरु माना हुआ है, यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी संभाल लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे रूप में जाती है। व्यक्ति फंसता कब है, उपायों में लग जाए, कुलदेवी को भूल जाए, ईष्ट देव को भूल जाए, अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को भूल जाए, आने वाले मेहमान को बोझ समझने लगे, अपनी बहन बेटियों को खर्चा समझने लगे, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर ले, कोई उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, वो कहीं ना कहीं उस पीड़ा के अंदर बना ही रहेगा। क्योंकि मैं नहीं कहता कि हर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर पाएगा, न्यूमरोलॉजी कर पाएगा, लेकिन अपने रिश्तों को तो संजो के रख सकता है। करेक्ट। दूर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर रहकर उसके नाम आने पे खुशी आनी चाहिए ना। अभी क्या आता है, अभी परेशानी का भाव आता है, अभी क्या आता है, अरे वो जमीन वो ले जाएगी, केस चल रहा है। तो ये तरह के भाव आएंगे और फिर आप चाहो कि प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दे दें, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं अखिल जी कि एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज भी कर सकता है? जैसे अगर कोई इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो अगर उसे ये डरा देते हैं कि तुम्हारी ये दशा चल रही है, इस दशा में तुम बिजनेस नहीं अच्छा कर सकोगे, या इस दशा में तुम्हारी मृत्यु होने का खतरा है, तो
भले वो इंसान अभी बहुत अच्छे से जी रहा है, लेकिन क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसके दशाओं को लेकर उसे डरा दिया है और उस डर के भाव को उसने सबकॉन्शियस माइंड में ले गया है और वो ऐसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट कर देता है, तो इसका तो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है कई बार। देखिए, मैंने कहा ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। फियर इज द करंट बिजनेस ऑफ मैनी एस्ट्रोलॉजर्स बट नॉट एवरी एस्ट्रोलॉजर। मेरा एस्ट्रोलॉजी को समझने का और समझाने का तरीका इज ए नेविगेशन टूल। ये जीवन जीने की शैली है। डरने डराने से इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर आपने शायद सुना हो तो एस्ट्रोलॉजर्स को डेथ बताना मना है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है, किस घड़ी, किस रीजन से, किस जगह पे और किस दिन व्यक्ति की मौत होगी, ये जो एस्ट्रोलॉजर जानता है वो आपका चार्ट देख के बता सकता है। लेकिन बताना क्यों मना है? क्योंकि आज किसी को पता लग जाए कि मैं 10 दिन बाद मरने वाला हूं तो शायद वो 10 घंटे भी जीवित नहीं रहेगा। वही काम डर करता है। आपका अच्छा धंधा चल रहा है, आप किसी पंडित जी के पास चले गए, अब पंडित जी ने देखा यजमान आए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, क्लाइंट आया है, सैटर्न देखा। तो आज के डेट में क्या करता है वो, कुछ तो उसने यूट्यूब सुन रखा होता है, कुछ उसने अखबार पढ़ रखा होता है, कुछ उसने इधर उधर सुन रखा होता है कि शनि मतलब तो भैया बेड़ा गर्क, परेशानी, दुख, कष्ट, जितना कुछ भी है सब शनिदेव देंगे और तो कोई दे ही नहीं सकता। तो जैसे ही उसको पता लगता है मेरी शनि दशा आ गई, आधे प्राण तो उसके वहीं निकल जाते हैं। अब अगर बताने वाला भी सोने पे सुहागा कर दे कि सर ये तो शनि दशा आ गई, ये तो अब परेशानियों के पुल बांध देगी, तो व्यक्ति हताश का और हताश हो जाएगा। अब अगर इसी को हम परिवर्तित करें, जो मेरा तरीका है, तो मैं क्या बोलता हूँ, सैटर्न इज द प्लैनेट जो आपको लेसन्स देता है, आपको लर्निंग देता है, आपको स्किल्ड बनाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको लोगों की सच्चाई भी दिखाता है। तो दिस इज द टाइम ऑफ हैव पेशेंस। भागदौड़ बंद कीजिए, थोड़ा समय रुकिए। जो कर रहे हैं, जिस लेवल पे कर रहे हैं, उसको उसी लेवल पर करते रहिए। अपने पुराने दिनों में जो गलतियां की थी उसका सुधार कीजिए। बात तो वही है कि परेशानी लाएगा, दिक्कत लाएगा, लेकिन बताने का तरीका बदल गया, तो वो व्यक्ति हताश जो इतना भी हुआ था उसके अंदर एक हौसला आ जाता है। बात तो सेम एस्ट्रोलॉजर ने करी, दोनों ने, वही शनि प्लेनेट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आपका पूरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हमने आपसे सुना और मुझे लगता है कि ये जो प्रिडिक्शंस जो आज की डेट में सब कर रहे हैं कि इस साल विश्व ख़त्म हो जाएगा, ऐसी शादियां नहीं टिकेंगी, इस ग्रह से ये परेशानियां हैं, आपने कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं करते हुए बहुत ही सरल भाव से रिश्तों को किस प्रकार प्रगढ़ करें, कैसे अपने ग्रहों को अपने बिलीफ सिस्टम से बदलने की कोशिश करें, आपने वाइस वर्सा बताया है। थैंक यू सो मच अखिल जी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपका एक अलग पहलू लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको दोबारा आमंत्रित करूंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।